अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं टीएच उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। आज मैं आपकी खिदमत में अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी की एक ऐसे केस की रोदात पेश करूँगा जिसमें कानूनी मोशगाफियों और अदालती कलाबाजियों से कहीं ज़्यादा इंसानी नफ्सियात की करिश्मा साजी और उसके रवैये की हैरत आफरीनी देखने को मिलेगी। ये मेरे लिए एक नहायती टेढ़ा केस साबित हुआ था, जिसने अगर एक जानिब मुझे नाको चने चबवाए थे तो दूसरी तरफ दांतों पसीना लाने का भी मौजूब बना था। बहरहाल आपके लिए बहुत दिलचस्प साबित होगा। मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा तो यही बताते हैं कि इंसान अगर कोई संगीन कदम उठाने से पहले ठंडे दिलो दिमाग से अपने इरादे पर गौर फिक्र कर ले तो उसकी ज़िंदगी के 90% मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। थानों में रोज़ाना जितने केस रजिस्टर्ड होते हैं और बाद अज़ा अदालती कार्रवाई और कानूनी चाराजोई की शक्ल इख्तियार करते हैं, इनमें से बेशतर की बुनियाद इंसान की जज्बातियत, नामाकूलियत और जल्दबाजी ही होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाज़ लोग बाद में अपनी इस इसरारी गलती को तस्लीम कर लेते हैं और बाज़ दूसरों को इल्ज़ाम देने की रोश पर कारबंद रहते हैं। लिहाजा इस फ़र्क से अलबत्ता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तहमीद के बाद मैं असल वाक़ये की तरफ आता हूँ। एक रोज़ मैं अपने दफ्तर में मौजूद था कि दो औरतें मुझसे मुलाकात के लिए आईं। इनमें से एक अधेड़ उम्र और दूसरी जवान थी। सज धज और तैयारी के हिसाब से उन्होंने एक दूसरे के बिलअक्स राय इख्तियार कर रखी थी। यानी जवान लड़की अपने लिबास और हुलिये से सादगी अपनाए हुए थी, जबकि अधेड़ उम्र औरत ने खुद को जवान बनाने और साबित करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। बहरहाल ये तो अपने अपने रिवाज और मिजाज की बात है। मैंने उन पर एक अचड़ती निगाह डाली, इसके बाद उनके सलाम का जवाब दिया और अपनी मेज़ के आगे बिछी हुई विजिटर चेयर्स की जानिब इशारा करते हुए कहा, तशरीफ़ रखिए। उन्होंने यह के बाद दिक्र तशरीफ़ रख दी। मैंने रस्मी अलीक सलीक के बाद सवाली नज़र से बारी बारी उनका जायज़ा लेने के बाद पूछा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अधेड़ उम्र औरत ने ठहरे हुए लहजे में अपना और अपनी साथी का तारुफ कराते हुए कहा, वकील साहब, मेरा नाम नादरा खातून है। फिर पहलू में बैठी लड़की की जानिब देखते हुए बताया, ये मेरी बेटी फ़ायज़ा है और हम एक परेशानी के सिलसिले में आपसे मशवरा करने आए हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया और कागज़ और कलम संभालने के बाद गहरी संजीदगी से कहा, जी आप ज़रा अपनी परेशानी की वजाहत करें ताकि आपको मशवरा देने में मुझे आसानी रहे। फिर लम्हे भर को रुक कर मैंने इजाफ़ा किया, गालिबन आप अपनी बेटी का कोई मसला लेकर मेरे पास आई हैं। हाँ, किसी हद तक कह सकते हैं, उसने गोलमोल जवाब दिया। मैंने फ़ौरन कहा, मैं कुछ समझा नहीं नादरा खातून। वो बात दरअसल यह है वकील साहब, वो वजाहत करते हुए बोली, अभी मैंने जिस मसले की बात की है ना, वो 3 अफराद का मसला है जिनमें एक फ़ायज़ा भी है। बाकी 2 मुतासरीन कौन है, मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। उसने जवाब दिया, दूसरी मैं हूँ और तीसरा है मेरा छोटा बेटा इमरान। ठीक है, मैंने रफ़ पेट पर कलम घसीटते हुए कहा, अब ज़रा लगे हाथों इस परेशानी या मसले का भी तारुफ करवा दें जिसने आप माँ बेटी को एक वकील से मशवरा करने पर मजबूर कर दिया है। इस बदबख्त का नाम है यमुना। यमुना? मैंने चौंक कर नादरा की तरफ देखा। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि यमुना नामी किसी औरत ने आप तीनों की नींदें हराम कर रखी हैं? वो औरत नहीं, एक खूबसूरत बला है वकील साहब, फ़ायज़ा ने नफ़रत आमेज़ लहजे में कहा। इस मनहूस ने मेरे से मेरे भाईजान को और मेरे अब्बू को छीन लिया है। अगरचे अभी तक उनका मसला कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा था, लेकिन ये मैंने महसूस कर लिया था कि मामला खासा गमगीर है और दिलचस्प भी। मैंने यह के बाद दिखरे उनके चेहरों का जायज़ा लिया और साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, आप दोनों इस तरह घुमा फिरा कर बात कर रही हैं कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि बजाय पहेलियाँ बुझवाने के आप साफ और सीधे अंदाज में मुझे सूरत हाल से आगाह करें? ठहरिए, मैं आपको बताती हूँ, नादरा खातून ने गहरी सांस लेते हुए बोली। वो बात दरअसल ये है कि तोमेदी अंदाज में उसने बोलना शुरू किया। हमारे घर में कुल 6 अफराद हैं। मैं, मेरा शौहर खलील, इमरान, फ़ायज़ा, मेरा बड़ा बेटा आसिफ और वो, आप समझ रहे हैं ना वो कौन? वो यानी यमुना, मैंने बेसाख्ता कहा। शाबाश, अल्लाह आपका भला करे, वो तौसीफ़ी अंदाज में मुझे देखते हुए बोली। आप एक ज़हीन और तजुर्बेकार वकील हैं। बात फ़ौरन तह तक पहुँच गए हैं। नादरा की उम्र 50 के करीब ताहम जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कोशिश इसकी यही थी कि अपनी बेटी फ़ायज़ा की बड़ी बहन नज़र आए। मैंने उसकी तारीफ़ कलमात पर कोई तबसरा नहीं किया और सवाली नज़र से उसकी आंखों में देखता रहा। वो खनकार कर गला साफ़ करने के बाद बोली, वकील साहब, यमुना आसिफ की बीवी और मेरी बहू है। उसने मेरे शौहर खलील को तो यही लगता है कि उल्लू का गोश्त चुपके से खिला दिया है।
वो यमुना के खिलाफ कोई बात नहीं सुनता, और जहाँ तक आसिफ का ताल्लुक है तो उसके बारे में तो मुझे पक्का यकीन है कि यमुना ने उस पर कोई सिफली वगैरह करा रखा है, मसलन कोई बंदिश वगैरह। वो हर वक्त अपनी बीवी की खिदमत में लगा रहता है। यूँ लगता है कि आसिफ बीवी हो और यमुना उसका शोहर। किचन में तो आपने अक्सर शोहरों को अपनी बीवियों का हाथ बटाते हुए देखा और सुना होगा। पता है आसिफ जोरू की ग़ुलामी में कहाँ तक पहुँचा हुआ है? ये सवाल नादरा खातून ने कुछ ऐसे सनसनीखेज़ अंदाज में किया था जैसे वो तारिक का सबसे अहम और अजीम शान राज अफशा करने जा रही हो। मैंने बड़ी मासूमियत से सर को नफ़े में जनविश दी और कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझ पर यकीन न आए तो फ़ायदा को कसम देकर आप पूछ सकते हैं। वो अपने लहजे की सनसनीखेज़ी को बरकरार रखते हुए बोली, मैंने उसे यमुना के मैले कपड़े भी धोते हुए देखा है, और कपड़े भी कैसे कैसे, अल्लाह मेरी तौबा। उसने कानों को हाथ लगाया और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं तो देखकर बस यूँ समझिए ज़मीन में गड़ जाती हूँ। नादरा खातून का जवान बेटा और ऐसे गंदे गंदे काम करे, छी छी। आसिफ शादी से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, छोटे बहन भाइयों से भी मोहब्बत करता था, लेकिन जब से ये यमुना हमारे घर में आई है घर का नक्शा ही बदल कर रह गया है। मुझे 101% यकीन है इस कमीनी ने मेरे बेटे पर बहुत सख्त करवाया हुआ है। आमलों कामलों और नागी बाबाओं के पास जाना, जादू टोना करवाना तो यमुना के ख़ानदान वालों का वतीरा है। वकील साहब, फायजा ने गहरी संजीदगी से कहा, पता नहीं भाई जान को इस खूबसूरत बला में क्या नज़र आ गया जो हम सबकी मुखालफत के बावजूद उसे शादी करके ही छोड़ी। खूबसूरत बला, ये नाम उसकी शख्सियत पर फिट नज़र आता है। नादरा खातून ने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, वो दिखने में निहायत हसीन और जमील है, जब ही तो आसिफ का उस बेदाम का गुलाम बना हुआ है, लेकिन उसके दिलकश चेहरे के पीछे एक मकरूह चुड़ैल छुपी हुई है। मुझे तो हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि कहीं ये सफाक औरत मेरे लाल का कलेजा ही न निकाल कर खा जाए। बात ख़त्म करते ही नादरा ने बड़े खौफजदा अंदाज में एक झुरझुरी ली। फायजा ने जल्दी से कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, हम बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हैं। बेग साहब हमारे मसले को चुटकी बजाते ही हल कर देंगे। ये हमें कोई ऐसा ज़बरदस्त मशवरा देंगे कि सांप नागिन भी मर जाएगी और लाठी भी महफूज रहेगी। सलमा ने उनको बहुत तारीफ़ की है। कौन सलमा? मैंने चौंक कर फ़ायदा की तरफ देखा। यूनिवर्सिटी के ज़माने में सलमा मेरी क्लास फेलो और अच्छी दोस्त थी, बल्कि अच्छी दोस्त है, उसने बताया। हम दोनों ने एक साथ पिछले साल MSc किया है। सलमा के डैडी को आप अच्छी तरह जानते होंगे बेग साहब। वो लम्हे भर के लिए मुतफिक हुई और एक गहरी सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, सैफुल्ला साहब, वो इनकम टैक्स ऑफिसर है। मुझे नाम सुनते ही फ़ौरन याद आ गया कि फ़ायदा किस शख्स का हवाला दे रही है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, सैफुल्ला से तो मेरी काफ़ी गहरी दोस्ती है। सैफ अंकल आपके दोस्त हैं और सलमा से मेरी दोस्ती है, और इसी सलमा ने मुझे आपके दफ्तर की राह दिखाई है, लिहाजा आपको हमारी परेशानी तो दूर करना ही होगी। सच्ची बात तो यह है कि फ़ायज़ा, मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी तक मैं यही तय नहीं कर पाया हूँ कि आप लोगों के इस घरेलू मसले का एक वकील से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, और जब तक मेरे जहन में ये क्लियर नहीं होगा मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकूँगा। फ़ायज़ा ने अपनी माँ की तरफ देखा। नादरा खातून ने कहा, आपका जहन इस वक्त क्लियर होगा वकील साहब, जब आप मेरी पूरी कहानी तरतीबवार सुन लेंगे। मुझे यकीन है इस कहानी के दौरान ही मैं आपका कानूनी दिमाग हमारे मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेगा। बस हमें आपसे कोई ऐसा तीर-बे हदफ मशवरा नुमा नुस्खा चाहिए कि जिसको आजमाते ही यमुना से हमें निजात मिल जाए। और जहाँ तक आपकी फ़ीस का ताल्लुक़ है, उसने ड्रामाई अंदाज में तौक़ुफ़ करके मेरी आंखों में देखा और ठहरे हुए लहजे में बोली, हम आपकी पूरी फ़ीस अदा करेंगे। सैफ उल्लाह का रेफरेंस इस्तेमाल करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम फ़ीस में आपसे कोई रियायत चाहते हैं। सलमा ने मुझे दो टोक अंदाज में बता दिया था। फ़ायज़ा ने ठहरी हुई आवाज़ में कहा कि फ़ीस के मामले में आप बहुत सख्त और इंतहाई करीबी लोगों से भी रियायत के ज़्यादा कायल नहीं हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है, मैंने जज्बुज़ होते हुए कहा, हाँ, ये ज़रूर है कि वकालत मेरा पेशा है, मेरा ज़रिया माश है, और इस सिलसिले में मैं इस मक़ौले से 100% मुतफ़िक हूँ कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर भूखा मरेगा। बहरहाल थोड़ी बहुत रियायत की बात दूसरी है, हम आपसे थोड़ी बहुत रियायत नहीं करवाएंगे। नादरा खातून ने कहा, बस आप पूरी तवज्जो से एक बार हमारी कहानी सुन लें। उस रोज़ मेरे दफ्तर में क्लाइंट्स का बहुत ज़्यादा रश नहीं था। मैं पिछले 1 घंटे से बिल्कुल फारिग बैठा हुआ था, लिहाजा नादरा की तवील दास्तान सुनने में मुझे कोई कबाहत नज़र ना आई, और मैंने सरसरी अंदाज में कहा, नादरा खातून, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ, आप शुरू हो जाएं। और वो शुरू हो गई। उस रोज़ नादरा खातून की ज़ुबानी तस्वीर का जो एक रुख मुझे देखने को मिला, मैं उसमें से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि मेरे साथ ही आप भी इस केस के पेचीदा पस मंज़र से वाकिफ़ हो जाएं। अलबत्ता इसमें तवाज़ुन रखने के लिए मैंने तस्वीर के दूसरे रुख की चंद झलकियाँ भी शामिल कर ली हैं, जो इस कहानी की डिमांड है।
नादरा खातून अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ नाजिबाबाद में 400 गज के बंगले में रहती थी। उसका शौहर खलील कुछ ही अरसे पहले रिटायर्ड हुआ था और अब उसके रोज़ो शब आराम करने में गुजर रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि वो शाम में अपनी ही उम्र के रिटायर्ड दोस्तों से मेल मुलाकात के लिए चला जाता था। अगर घर में मौजूद होता तो सौदा सरफ लाने के काम आया करता, या फिर अपने दीगर अफराद खाना किसी तकरीब वगैरह में गए हों तो उसे चौकीदारी के लिए घर में छोड़ दिया जाता था। और इस कार्रवाई में घर वालों से ज़्यादा उसकी मर्जी शामिल होती थी, क्योंकि इसे ज़्यादा हल्ला गुल्ला और शोर शराबा पसंद नहीं था। उसे अपने हम मिजाज और कम को लोगों भी ज़िंदगी गुजारना अच्छा लगता था। और जहाँ तक आदात व मिजाज का ताल्लुक़ है तो उसकी सिर्फ आसिफ के साथ ही बनती थी, या फिर यमुना के आ जाने के बाद वो उसी के साथ घुल मिल गया था। और खलील का यही अमल नादरा खातून के लिए जान का अजाब बना हुआ था। उसने एक मारूफ बैंक में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायरमेंट ली, और अब ये सुनने में आया था कि खलील की अपनी बीवी यानी नादरा खातून से कभी भी नहीं बनी थी। ये एक अलग बात है कि फितरी और जबली ज़रूरियात के सामने वो गाहे बगाहे मजबूर हो जाया करते थे। इनकी ऐसी ही मजबूरी और बेबसी का जीता जागता सबूत आसिफ, फ़ायज़ा और इमरान की शक्ल में दुनिया के सामने मौजूद था। खलील बुनियादी तौर पर एक सुलहजो और अमन पसंद इंसान था। चंद किरदारों का तफसीली तारुफ इसलिए भी ज़रूरी है कि आप इनके नफ्सियात और आदात व एतवार से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं, ताकि यह दास्तान पढ़ने के दौरान में आपका जहन किसी उलझन का शिकार ना हो और आप भरपूर इस्तेफादा करते हुए तहरीर का असल लुत्फ़ उठा सकें। मैं चाहता हूँ आपका मज़ा किरकिरा ना हो। नादरा खातून, जैसा कि आपने महसूस कर लिया होगा, बड़ी तंग मिजाज और फड्डेबाज किस्म की औरत थी। वो सास किस दर्जे की होगी इसका बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसे खुद को छोटा यानी खुद को कम उम्र साबित करने का भी खौफ था। वो बाज़ औक़ात बड़े धड़ल्ले से अपने से कम उम्र ख़वातीन और हज़रात को भी आंटी अंकल कह दिया करती थी। उसके स्टाइल के पेश नज़र मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि इसने अपने ज़ौक़ शौक़ की तस्कीन के लिए मुझे अदब से अमजद अंकल नहीं कह दिया था। फ़ायज़ा की उम्र लगभग 25 साल थी। उसने हाल ही में MSc किया था, और वो भी मैथ में। अमूमन लड़कियां इस मज़मून में मास्टर्स करने से घबराती हैं। फ़ायज़ा के कारनामे से ज़ाहिर होता था कि वो चैलेंज कबूल करने वाली एक निडर लड़की थी, लेकिन दूसरी जानिब उसकी बेबसी और झंझलाहट को देखते हुए फ़िलहाल तो यही महसूस होता था कि यमुना की शक्ल में उसे मैथ से भी ज़्यादा मुश्किल और टेढ़ी भाभी मिली थी। फ़ायज़ा एक पुस्त कामत, गोरी चिट्टी और खूबसूरत लड़की थी। इमरान की उम्र कबपेश 22 साल थी और वो BSc कर रहा था। वो दुबला पतला और दराज कामत नौजवान था। मिजाजतन आदतन उसे खलंडर और लाअबाली कहा जा सकता था। उसे घर के मामला से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसका ज़्यादातर वक्त घर से बाहर कॉलेज, कोचिंग, प्लेग्राउंड और दोस्तों में गुजरता था। ताहम नहायत ही गैर महसूस अंदाज में नादरा और फ़ायज़ा ने यमुना के ख़िलाफ़ इसे अपना हमख्याल बना रखा था। इमरान ओपनर्स बैट्समैन की हैसियत से बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था। नादरा के बड़े बेटे यानी आसिफ ने MBA कर रखा था और एक केमिकल फर्म में वो मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता था। वहाँ से अच्छी खासी हैंडसम सैलरी मिलती थी। उस ज़माने में आजकल की तरह MBA की डिग्री की इतनी मिट्टी पलित नहीं हुई थी। शायद उसकी एक वजह ये थी कि आजकल की तरह इस ज़माने में हर तीसरा नौजवान MBA नहीं किया हुआ करता था। हमारी परेशानियों के एक बड़ा सबब ये भी है कि हम भेड़ चाल से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरों की अंधी तकलीद का एक रिवाज सा बन गया है। कोई डॉक्टर बन गया तो बस उसकी देखा देखी अब सब MBBS को अपनी मिराज समझ रहे हैं। यही हाल ज़िंदगी के हर पेशा वाराना शोबों का भी है। आसिफ की आमदनी से सारा खर्च चल रहा था। खलील को रिटायरमेंट के वक्त जो कुछ मिला वो एक शानदार घर की तामीर पर खर्च हो गया था। फिर एक अदद कार खरीद ली गई जो ज़्यादातर आसिफ के इस्तेमाल में रहती थी, जिसकी मुतअद्दिद वजह थी। नंबर 1, अफराद खाना में से सिर्फ उसको ही ड्राइविंग आती थी। नंबर 2, ये गाड़ी खलील अहमद की रकम से ख़रीदी गई थी और आसिफ उसका मंजूर नज़र था। नंबर 3, गाड़ी उसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि वो पूरे घर की कफालत कर रहा था और उसकी जॉब का तकाजा था कि उसके पास कार हो वगैरह वगैरह। ये एक आम और सीधी सादी बात है कि जब मज़कूर कार ज़्यादातर आसिफ के इस्तेमाल में रहती थी तो उसकी बीवी यमुना को दूसरों की बानिस्बत गाड़ी की सवारी का ज़्यादा मौका मिलता था, और ये बात नादरा और फ़ायज़ा के दिल पर बिजली बनकर गिरती थी। उसी हसद और जलापे में वो दोनों इन दिनों एक ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग का कोर्स कर रही थी। इमरान के तसर्रुफ में एक बाइक रहती थी, लिहाजा गाड़ी उसका मसला नहीं था। ये वही बाइक थी जो गाड़ी घर में आने से पहले आसिफ इस्तेमाल कर रहा था। इमरान इस बाइक के साथ खुश था। यमुना और आसिफ की शादी को कमोपेश 1 साल हो गया था, और ये शादी भी बड़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद हो पाई थी, और जब से हुई थी उसने अपने अलावा घर के दीगर अफराद को भी मुश्किलात में डाल रखा था। उसी शादी के सबब घर का अमन व सकून तबाह बर्बाद होकर रह गया था। कसूर चाहे किसी का भी हो, अलबत्ता वो घर नमूने जहन्नुम बन चुका था।
यमुना से आसिफ की पहली मुलाकात यमुना ही के घर में हुई थी। यमुना और फौजिया सिर्फ 2 बहनें थीं और फौजिया यूनिवर्सिटी में आसिफ की क्लास फेलो ही थी। न सिर्फ क्लास फेलो बल्कि उनके दरमियान संजीदा ताल्लुकात भी कायम हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से चाहने लगे थे। चुनाचा आसिफ कभी कभी फौजिया के घर में उससे मिलने चला जाया करता था। इन मुलाकातों में आसिफ को इसलिए भी बड़ी आसानियाँ मैसर थीं कि फौजिया और यमुना की वालदा का इंतकाल हो चुका था और उनके वालिद अब्दुल वाहिद ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। उन लोगों की रिहाइश गार्डन वेस्ट के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में थी। ये एक 3 कमरों का कुशादा फ्लैट था। अब्दुल वाहिद का वाटर टैंकर का बिजनेस था। वो सुबह का गया रात को वापस लौटता था। उस दौरान में फौजी और यमुना के सिवा घर में कोई और फर्द मौजूद नहीं होता था और यमुना अपनी बाजी और उसके महबूब यानी आसिफ की मुलाकातों के लिए अपना भरपूर ताउन पेश करती थी। इसी ताउन के दौरान में बड़े गैर महसूसी तौर पर उसे आसिफ से मोहब्बत हो गई। ताम आसिफ की चाहत को उसने हमेशा अपने सीने में छुपा कर रखा ताकि उसकी बाजी फौजिया को बुरा ना लगे। फिर जब फौजिया की शादी आसिम से हो गई तो यमुना की मोहब्बत को जैसे किसी काल कोठरी में निकलकर सरपट दौड़ने का मौका मिल गया था। फौजिया की शादी बड़ी ड्रामाई अंदाज में हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि अब्दुल वाहिद एक कारोबारी आदमी था और कारोबारी आदमी अमूमन कारोबारी नज़रिए से हर मामले को देखता है। उसके तो वहमो गुमा भी नहीं था कि उसकी बड़ी साहबजादी न सिर्फ ये कि किसी नौजवान के इश्क में मुब्तला है बल्कि छोटी साहबजादी के ताउन से उनकी मुलाकातें भी जारी हैं। अब्दुल वाहिद को अपनी सूझबूझ के मुताबिक आसिम की शक्ल में एक अच्छा रिश्ता नज़र आया और उसने फौजिया की शादी की तैयारी शुरू कर दी। इत्तेफाक से उन दोनों फौजिया और आसिफ में शदीद किस्म का झगड़ा चल रहा था। वजह इसकी तनाज़े की क्या थी ये यमुना भी नहीं जानती थी। फौजिया ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में यमुना को बार बार करवा दिया था कि वो आसिफ से हर ताल्लुक़ तोड़ चुकी है, लिहाजा वो भी ना आसिफ से रब्ता करे और ना ही उसे फौजिया और आसिम की शादी के बारे में बताए। यमुना ने अपनी बाजी की बात मानने का वादा कर लिया। यमुना अपने तौर पर महसूस करती थी कि इस सारे मामले में आसिफ के साथ ज़्यादती हो रही है। शायद उसकी ये सोच इस वजह से हो कि वो आसिफ के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखती थी। ऐसे मामलात में इंसान की सोच इस किस्म की हो ही जाया करती थी। आसिम की रिहाइश गार्डन ईस्ट में थी और वो गाड़ियों की खरीद और फरोख्त का काम करता था, यानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की सेल परचेज। उसने बाकायदा कोई शोरूम वगैरह नहीं बना रखा था बल्कि ये काम वो उठते बैठते चलते फिरते करता रहता था। अलावा आसिफ वो अपने इलाके में मौजूद एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी चला रहा था। आसिफ उनकी अपनी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था। शायद मैं आपको ये बताना भूल गया कि यमुना इस मखसूस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखती थी जहाँ लोग अमूमन अपना बिजनेस करना ही ठीक समझते हैं। उनके यहाँ मुलाजमत वगैरह का रुझान नहीं होता और शादी में ज़्यादातर ये लोग अपनी कम्युनिटी में करते हैं, लेकिन ये कोई शर्त या फार्मूला नहीं। वो खुद मुसलमान है और किसी भी मुसलमान जमात में शादी ममनू नहीं समझते। किस्सा मुख्तसर यूँ समझिए कि अब्दुल वाहिद ने पता नहीं फौजिया को क्या पट्टी पढ़ाई कि वो बिला चू चरा उससे शादी के लिए रजामंद हो गई और फिर ये शादी हो भी गई। इस शादी से 1.5-2 माह पहले आसिफ ने उनके घर आना जाना बंद कर दिया था। वो क्या, अब तो उसका फ़ोन भी कभी नहीं आया था। यमुना का तो बहुत दिल चाहता था कि आसिफ से राब्ते का कोई वसीला पैदा हो। उसके पास आसिफ के ऑफिस और घर का नंबर मौजूद था, लेकिन वो फौजिया की जानिब से आयद पाबंदी के बायस दिल महसूस कर रह जाती थी। वो अपनी बाजी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, अगरचे उनकी उम्रों में 2-3 साल से ज़्यादा का फ़र्क नहीं था, लेकिन चूँकि वो दोनों वालदा जैसी ठंडी छाँव से महरूम थी, लिहाजा वो एक दूसरे को अपना सहारा, अपना निगहबान समझती थी। यमुना फौजिया का बेहद एहतराम करती थी। फौजिया की शादी को 3 माह गुजर गए तो एक दिन यमुना के दिल में आसिफ से राब्ते की ख्वाहिश जागी। उसे फौजिया की हिदायत तो याद थी, लेकिन उसने सोचा महज बात करने में क्या हर्ज है। आसिफ और फौजिया में तो अब कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं रहा, लिहाजा फौजिया को बिल्कुल पता ही नहीं चल सकेगा कि उसने आसिफ को फ़ोन किया था। यमुना दिल के हाथों मजबूर हो गई। वो दिन का वक्त था, लिहाजा उसने आसिफ के ऑफिस का नंबर आजमाया। तीसरी घंटे पर दूसरी जानिब फ़ोन रिसीव कर लिया गया। अगले लम्हे उसके समाज से आसिफ की मखसूस आवाज़ टकराई, हेलो। एक लम्हे के लिए वो सन्नाटे में रह गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वो इस हेलो के जवाब में क्या कहे। वो शशोपंज में मुब्तला ही थी कि आसिफ ने ठहरे हुए लहजे में कहा, अल्लाह के फजल से मेरी याददाश्त बड़ी ताकतवर है और टेलीफोन नंबर तो मुझे गोया हिफ्स हो जाते हैं। ये फ़ोन अब्दुल वाहिद साहब वाटर टैंकर वाले घर से किया जा रहा है। अगर अगले 3 सेकंड में फ़ोन करने वाले ने अपना तारुफ ना करवाया तो मैं समझते हुए रिसीवर रख दूंगा कि दूसरी जानिब फौजिया है, क्योंकि मुझे किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर फौजिया से बात नहीं करनी। आसिफ का लहजा ऐसा अटल और कतई था कि यमुना ने 3 सेकंड का भी इंतज़ार न किया और इसतरारी अंदाज में बोली, ये मैं हूँ यमुना। ओह यमुना। आसिफ एक गहरी सांस लेकर रह गया। यमुना ने डरते डरते पूछ लिया, अब तो फ़ोन बंद नहीं करेंगे ना? नहीं। वो मताम लाना अंदाज में बोला और पूछा, कहो यमुना, कैसे फ़ोन किया? इतने अरसे बाद मेरी याद कैसे आ गई?
उसके मन में तो आई कि कह दे आसिफ, तुम्हारी याद दिल से गई कब थी, लेकिन वो अपनी जुबान से इन अल्फाज को अदा ना कर सकी और सरसरी अंदाज में बोली, बस ऐसे ही, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? और ये बात नहीं, वो जज्बस होते हुए बोला, फिर क्या बात है? वो हिम्मत करके मुस्तफसर हुई। दरअसल वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, जिस घर से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया हो वहाँ से कोई फ़ोन करे तो बड़ा अजीब सा लगता है, बिल्कुल नाकाबिले यकीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ताल्लुक़ बाजी के अलावा पूरे घर से ही था? यमुना ने मजबूत लहजे में पूछा, और तुम्हारा झगड़ा भी सिर्फ बाजी से नहीं पूरे घर से हुआ? तुम कभी कभी बहुत मुश्किल बातें करने लगती हो। वो उलझन ज़रा अंदाज में बोला, झगड़ा तो सिर्फ तुम्हारी बाजी से हुआ था, और वो भी ऐसा कि मैं सारी ज़िंदगी उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तुम्हें पता है बाजी की शादी हो गई है? यमुना ने अपनी दास्त में बहुत बड़ा इंकशाफ किया था। आसिफ के जवाब ने उसे ठंडा कर दिया। हाँ मुझे पता है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। उसकी शादी कब, कहाँ और किसके साथ हुई? मुझे एक एक तफसील मालूम है, और ये भी कि उसके अपने शौहर आसिम से पहला बाकायदा फड्डा भी हो चुका है, चंद दिन पहले जब वो नाराज़ होकर वापस आई थी। ओह, तुमने बाजी पर कितनी गहरी नज़र रखी हुई है, वो हैरत भरे अंदाज में बोली। मुझे यकीन नहीं आ रहा। किस बात का यकीन नहीं आ रहा? आसिफ ने चुपते हुए लहजे में पूछा। इस बात का कि फौजिया का अपने शौहर से झगड़ा नहीं हुआ, या उस बात का कि मैंने फौजिया पर गहरी नज़र रखी हुई है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इन दोनों में से शदीद किस्म का झगड़ा हुआ है, वो मुतदिल अंदाज में बोली। मुझे हैरत तुम्हारी मालूमात पर है। तुम लोगों ने तो एक दूसरे से ताल्लुक़ ही ख़त्म कर लिए हैं ना? ताल्लुक़ तो ख़त्म ही है जो कभी बहाल नहीं हो सकते। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, फौजिया ने मुझे जो ज़ख्म दिया है वो इतनी आसानी से भरने वाला नहीं। बहरहाल वो एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ के बाद इजाफा करते हुए बोला, मैं सिर्फ दोस्तों पर ही नहीं दुश्मनों पर भी गहरी निगाह रखता हूँ। ज़ख्म देने वाले बात ने यमुना को बुरी तरह चौंका दिया था। वो फौजिया के ऐसे किसी अमल से वाकिफ़ नहीं थी जिसे आसिफ के लिए ज़ख्म देने वाला कहा जा सके। इस इंकशाफ ने उसके रगो पे में तशवीश दौड़ा दी, और उसका जी चाह के वो आसिफ से मज़ीद बातें करे। क्या मैं मज़ीद चंद मिनट तुमसे बात कर सकती हूँ? यमुना ने आसिफ से पूछा। तुम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तो नहीं हो ना? नहीं, मैं इस वक्त बिल्कुल फ्री हूँ, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। तुमसे बातें हो सकती हैं, सिर्फ ये ख्याल रहे कि वो बातें मेरे ज़ख्मों पर नमक का किरदार अदा ना करें। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, यमुना ने बड़े वसूख से कहा। आसिफ, यकीन करो, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि तुम दोनों के बीच बिगाड़ का सबब क्या था। मैं सिर्फ अपना जहन साफ करना चाहती हूँ। बताओ, वो कौन सा संगीन मामला था जिसने तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतनी शदीद नफरत भर दी थी? क्या तुम वाकई कुछ नहीं जानती? आसिफ ने मताम लाना लहजे में पूछा। बिल्कुल नहीं, वो कतियत से बोली। चाहो तो कसम ले लो। कसम की ज़रूरत नहीं, वो जल्दी से बोला। अगर वाकई तुम कुछ नहीं जानती तो तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए। मेरे ख्याल में तुम्हें हकीकत का इल्म होना चाहिए। एक लम्हे को रुक कर उसने एहतियातन पूछ लिया, क्या फौजी ने तुम्हें हमारे झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया था? बिल्कुल भी नहीं, वो मजबूत लहजे में बोली। उसने सिर्फ इतना कहा था कि आसिफ से अब उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये कि मैं कभी आसिफ यानी तुमसे रब्ता करने की कोशिश ना करूं। तो गोया तुम मुझे फ़ोन करके अपनी बाजी की हुक्म अदली कर रही हो। अब जो भी हो, वो सरसरी अंदाज में बोली। तुम मुझे किसी ऐसे वाक़ये के बारे में बताने वाले थे जो तुम दोनों के झगड़े का सबब बना था। आजकल अंकल वाहिद कितने बजे घर आ रहे हैं? आसिफ ने गहरी संजीदगी से पूछा। वो इस गैर मुतवक्का सवाल पर चौंकुटी पे साख्ता उसकी ज़ुबान से निकला। क्यों? तुम ये बात किस लिए पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, वो बात को गोलमोल करते हुए बोला। वो 8 बजे के बाद, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, और इस वक्त अभी 3 बजे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी अंकल वाहिद के आने में अच्छा खासा वक्त पड़ा है। वो लम्हे भर के लिए मुतफिक हुआ, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या आजकल फौजिया तो रहने के लिए नहीं आई हुई? नहीं, वो जल्दी से बोली। फिर पूछा, आसिफ, तुम इतने पुरस्कार अंदाज में सवालात क्यों कर रहे हो? खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है, वो बड़ी रसान से बोला। तुम एक अच्छी लड़की हो यमुना। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, वो उलझन ज़रा अंदाज में बोली। फिर ये कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आज ही, वो वजाहत करते हुए बोला। तुम घर से थोड़ी देर के लिए निकल सकती हो, या मैं घर पर आ जाऊँ? मैं किसी वक्त भी ऑफिस से उठ सकता हूँ। वो शशो पंजे में पड़ गई। थोड़ी देर उसके समझ में नहीं आएगा क्या जवाब दे। आसिफ ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछ लिया, क्या मुझसे मुलाकात में कोई कबाहत है? नहीं, वो जल्दी से बोली। ऐसी बात नहीं। तो वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, फिर हमारी मुलाकात कहाँ हो रही है? तुम्हारे घर में, या घर से बाहर किसी रेस्टोरेंट में, किसी आइसक्रीम पार्लर में? आइसक्रीम पार्लर ज़्यादा मुनासिब रहेगा, उसने हिम्मत करके बेधड़क कह दिया। 1 घंटे के बाद वो दोनों एक ठंडे ठार आइस क्रीम पार्लर में बैठे हुए थे। रस्मी अलीक सलीक के बाद आसिफ ने कहा, एक बात का ख्याल रखना यमुना, हमारी इस मुलाकात का तुम्हारी बाजी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। मैं खुद भी यही चाहती हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली।
ایک باجی فوزیہ ہی نہیں بلکہ ہماری ملاقات کی کسی کو بھی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ میری جانب سے تم بالکل مطمئن رہو، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ یمنا نے ایک پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے کہا، دوسری باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے تم مجھے جھگڑے والی بات کے بارے میں بتاؤ۔ تم سنو گے تو یقین نہیں آئے گا کہ تمہاری باجی جان نے مجھے کتنی گہری چوٹ دی ہے، وہ یمنا کی آنکھوں میں بہت دور تک دیکھتے ہوئے بولا۔ اس بات کا فیصلہ تو میں تمہاری بات سننے کے بعد ہی کر سکوں گی۔ کیا تم یہی سمجھتی ہو کہ میرے اور فوزیہ کے بیچ کوئی سنجیدہ تعلق تھا؟ ہاں بالکل، تم دونوں ایک دوسرے کو بڑی شدت سے چاہتے تھے۔ میں بھی ایک عرصے تک ایسے ہی سمجھتا تھا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، اور میں اس لیے ایسا سمجھ رہا تھا کہ میری محبت اور میری چاہت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ تو کیا تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ باجی فوزیہ محبت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھی؟ وہ آصف کو عجیب سی نظر میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں یہی بات ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، یمنا کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا آصف۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت ہی نہیں بلکہ کھلواڑ کر رہی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں جسے محبت سمجھ رہا تھا وہ فوزیہ کی نظر میں ایک ڈرامائی کھیل تھا، شرط جیتنے کی کوشش۔ شرط؟ کیسی شرط؟ یمنا کی الجھن میں حیرت بھی شامل ہو گئی۔ فوزیہ نے سرمد سے شرط لگا رکھی تھی کہ وہ مجھے الو بنا کر دکھا سکتی ہے، آصف نے غمگین لہجے میں بتایا۔ سرمد میرا یعنی ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ مجھے ایک نظر نہیں بھاتا تھا، عجیب چھچوری اور کمینی حرکتیں تھیں اس کی، ہم دونوں میں اکثر بحث و تکرار ہوتی رہتی تھی، میں اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا تھا اور اکثر و بیشتر ہماری اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا رہتا تھا، لہٰذا سرمد نے مجھے اذیت پہنچانے کے لیے فوزیہ کو استعمال کیا۔ وہ مجھ سے محبت کا ناٹک کرتی رہی اور میں اس کی ہر ادا کو محبت سمجھتا رہا، اور یہی میری بے وقوفی تھی۔ افسوس کہ سرمد نے فوزیہ کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا کر مجھے مات دے دی، میں محبت کی بازی ہار گیا یمنا، اور یہ سب کچھ تمہاری باجی فوزیہ کا کیا دھرا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ سانس درست کرتے ہوئے متفق ہو، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بتاؤ فوزیہ کے اس کردار کے بعد میں اس سے نفرت کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں؟ آصف تم نے جو یہ کہانی سنائی وہ واقعی بڑی افسوسناک ہے، یمنا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن کیا تم نے اس امر کی تصدیق کر لی تھی کہ اس سارے کھیل میں باجی قصوروار ہے؟ وہ سرمد کے ساتھ مل کر تمہیں بیوقوف بنا رہی تھی۔ ہمارے تعلقات کے اختتام پر جب ایک روز سرمد نے مجھے فون کر کے حقیقت حال سے آگاہ کیا تو مجھے یقین نہیں آیا، میں نے یہی سوچا کہ وہ میرا بدخواہ ہے، لہٰذا یہ اس کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ آصف وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے اس سے کہا کہ وہ جو کچھ بھی بکواس کر رہا ہے اس کا ثبوت ہے اس کے پاس۔ جانتی ہے اس نے کیا جواب دیا؟ نہیں جانتی، یمنا نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس نے کہا کہ سب سے بڑا ثبوت تو خود فوزیہ ہے۔ آصف اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں چاہوں تو وہ تصدیق کے لیے فوزیہ سے میرا سامنا کرا سکتا ہے۔ میں نے نفرت سے کہا کہ میں اس ذلیل لڑکی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس پر وہ بولا، ٹھیک ہے چلو شکل نہ دیکھو، فون پر ہی بات کر لو تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے کہ فوزیہ نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ ایک فل ٹائم ڈرامہ تھا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ کوئی لڑکی تم سے محبت کرے، زیادہ گلفام بننے والے تم جیسے الو کے پٹھوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ذرا سوچو یمنا، وہ اپنے دل کے پھپولوں پر ٹھنڈی آئس کریم کا پھایا رکھتے ہوئے بولا، اس قسم کی باتیں اور وہ بھی سرمد کی زبانی سن کر میرا کیا حال ہوا ہوگا؟ میں تمہاری اذیت کو سمجھ سکتی ہوں آصف، وہ ہمدردانہ انداز سے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں صرف یہی جاننا چاہوں گی کہ کیا تم نے باجی سے اس بات کی تصدیق کی کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ایسا کیوں کیا اس سے مجھے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی مجھے اس تحقیق میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بھوجل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، البتہ میں نے اتمام حجت کے طور پر سرمد کی بات کی تصدیق ضروری جانی اور تمہاری باجی سے فون پر بات کرنے کی حامی بھر لی۔ میری بات کے جواب میں سرمد نے جانتی ہو کیا کیا کہا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، تم بتاؤ۔ وہ سوالی نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بڑے فخر سے کہا تھا، آصف نے بتایا، لو کر لو بات، فوزیہ اس وقت میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پھر تم نے فوزیہ سے بات کی؟ یمنا نے پوچھا۔ بات کی تھی تو تبھی اس نتیجے پر پہنچا تھا نا؟ وہ جگر پاش نظر سے یمنا کو دیکھتے ہوئے بولا، میں کوئی الو کا پٹھا نہیں ہوں کہ سرمد کی بات کا یقین کر کے فوزیہ کو غلط سمجھ لیتا۔ فوزیہ نے جب اقرار کیا کہ محبت کی وہ کہانی محض ایک ناٹک تھا تو مجھے یقین آ گیا کہ فوزیہ ایک گھٹیا، کمینی اور کم ظرف لڑکی ہے، اور ایسی لڑکی سے صرف نفرت ہی کی جا سکتی ہے۔ آصف ایسا نہیں کہ مجھے تمہاری بات کا اعتبار نہ ہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تم پر جو بیتی ہے وہی تم بیان کر رہے ہو، لیکن میں ایک نقطے کو بالکل نہیں سمجھ پائی ہوں۔ کون سا نقطہ؟ آصف الجھن زدہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ یہی کہ باجی نے آخر ایسی حرکت کیوں کی؟ تمہاری باجی کی اس حرکت کا ایک سبب ہے یمنا۔ کیسا سبب؟ کیا تم نے سرمد کو دیکھا ہے؟ نہیں، یمنا نے نفی میں گردن ہلائی، صرف نام سنا ہے اور وہ بھی تمہاری زبانی ابھی۔ وہ بنا بنایا یونانی دیوتا ہے، آصف صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، دراز قامت، چوڑے شانے، باڈی بلڈرز
جیسے بازو اور سینہ، نیلی آنکھیں، گفتگو لچھےدار، الغرض اس میں ہر وہ خصوصیت موجود ہے جس کا لڑکی خواب دیکھ سکتی ہے۔ علاوہ ازیں صاحب ثروت ہونے کے باعث وہ خوش لباس بھی ہے۔ یونیورسٹی کے زمانے میں ہر لڑکی اس کی دیوانی تھی، لیکن وہ دوستیاں سب سے کرتا تھا مگر کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے تمہاری باجی کو استعمال کر لیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما اور ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، دوسری لڑکیوں کی طرح ظاہر ہے فوزیہ بھی سرمد میں دلچسپی رکھتی تھی۔ جب سرمد نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے فوزیہ پر ہاتھ رکھا تو وہ یہی سمجھی کہ سرمد اس کے ساتھ سنجیدہ ہے۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی، لیکن پھر اس کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ خواب چکنا چور ہو گیا؟ کیا مطلب؟ یمنا نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ جس روز سرمد نے فوزیہ سے ٹیلی فون پر میری بات کروائی تھی وہ دن اس کی دوستی کا آخری دن تھا۔ آصف وضاحت کرتے ہوئے بولا، سرمد کا کام نکل گیا تو وہ رفتہ رفتہ فوزیہ سے جان چھڑوانے لگا۔ پھر چند روز بعد ہی فوزیہ کو بڑی شدت سے یہ احساس ہوا کہ سرمد نے اسے کسی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے۔ ظاہر ہے اس واقعے نے اس کے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کیا ہوگا۔ وہ تنہائی میں چھپ چھپ کر روئی بھی ہوگی۔ اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کے بعد واپسی کا تو کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا، لہذا جب تمہارے ابو نے ایک ٹرک ڈرائیور کا رشتہ لگایا تو فوزیہ نے مین میخ نکالنے کے بجائے فوراً بسم اللہ کیا۔ آصف نے اپنی بات کو مکمل کیا تو یمنا پوچھے بنا نہ رہ سکی، ٹرک ڈرائیور؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں عاصم کی بات کر رہا ہوں، وہ سرسری انداز میں بولا، تمہارے بہنوئی صاحب۔ لیکن عاصم تو کوئی ٹرک نہیں چلاتا۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ تم نے اسے ٹرک ڈرائیور کیوں کہا؟ ارے بابا، میں جانتا ہوں وہ پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ ایک ڈرائیونگ اسکول بھی چلاتا ہے۔ آصف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لیکن سرمد کے مقابلے میں وہ ایک ٹرک ڈرائیور ہی ہوا نا۔ میں وجاہت اور رکھ رکھاؤ کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے ایک بات ہے، وہ بڑے ڈرامائی انداز میں متفق ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، فوزیہ تھی ہی اسی لائق کہ اسے عاصم جیسا شوہر ملے جو لات جوتا بھی کرے اور سسرال کے مال پر بھی دانت تیز کرتا رہے۔ تم ایک کے بعد ایک انکشاف کر رہے ہو آصف، یمنا نے بے چین لہجے میں کہا۔ یہ سسرال کے مال پر دانت تیز کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ میرا ایک دوست ہے کریم، آصف نے بتایا، وہ بھی تم لوگوں کی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کریم کے ذریعے عاصم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی ہے۔ کریم کے مطابق عاصم ایک لالچی اور چال باز قسم کا شخص ہے اور سامنے والے کو اپنے شیشے میں اتارنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تمہارے ابو چونکہ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے، لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ وہ اندھیرے میں رہ کر کوئی بہت بڑا دھوکہ نہ کھا لیں۔ یہ بات تو میرے تجربے میں بھی آ چکی ہے۔ عاصم خود غرض اور لالچی ہے، وہ اجٹ اور جنگلی بھی ہے۔ باجی کے ساتھ وہ بعض اوقات جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے۔ لیکن وہ لمحے بھر کے لیے متفق ہوئی، پھر متذبذب لہجے میں بولی، وہ ابو کو کون سا نقصان پہنچانے والا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت جلد سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی میں بھی اس سلسلے میں تمہاری طرح خالی ذہن ہوں۔ لیکن وہ پرسوچ انداز میں لمحے بھر کے لیے خاموش ہو، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں تمہیں تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ میں نے کریم کو اس معاملے کی ٹوہ کے لیے لگایا ہوا ہے۔ اس نے ابھی صرف اتنا ہی بتایا کہ کسی پلاٹ وغیرہ کا چکر ہے۔ پلاٹ کا چکر؟ یمنا نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، تم ابھی سے خود کو سوچ میں مت ڈالو یمنا۔ وہ تھوڑا آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، تمہارے خوبصورت چہرے پر فکر کی لکیریں اچھی نہیں لگتی۔ وہ آصف کی نظر کی تاب نہ لاتے ہوئے جذبز ہو کر رہ گئی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کریم کو اس مشن پر لگا رکھا ہے نا، وہ بہت جلد مجھے خبر دے گا اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یمنا کو اپنی باجی سے بہت محبت تھی۔ فوزیہ کے حوالے سے آصف کی باتوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، لیکن وہ چونکہ حقیقت بیان ہی کر رہا تھا، لہٰذا اس نے برا منانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے یہ سب سن کر آصف سے دلی ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس بیچارے کے ساتھ واقعی بڑی زیادتی بلکہ ظلم ہوا تھا۔ وہ اپنے دل میں آصف کو چاہنے لگی تھی۔ محبت، چاہت اور ہمدردی نے مل کر ایسا جادو چلایا کہ وہ دل و جان سے آصف کی ہو گئی۔ آج اس نے آصف کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے چاہت کے جذبات دیکھ لیے تھے۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہونے لگا کہ وقت محبت کی کوئی اور داستان رقم کرنے جا رہا ہے۔ آئندہ ملاقات میں آصف نے یمنا کے سامنے عاصم کا کٹا چٹا کھول کر رکھ دیا۔ یہ ملاقات ان کے باہمی اعتماد اور محبت کے لیے وائٹ سیمنٹ اور پلاسٹر آف پیرس کا ملاپ ثابت ہوئی تھی۔ انہیں اپنی اپنی جگہ بڑی شدت سے یہ احساس ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس وقت وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسمی کلمات کے بعد آصف نے پوچھا، میں نے تمہیں اپنے دوست کریم کے بارے میں بتایا تھا نا، جو گارڈن ایسٹ کے علاقے میں باربیکیو کا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے، یمنا نے اثبات میں گردن ہلائی، اور کریم کے ساتھ ہی کسی پلاٹ وغیرہ کا بھی ذکر آیا تھا۔ میں نے کریم کے ذریعے پلاٹ اور عاصم کی کہانی معلوم کر لی ہے، آصف نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔
तुम्हारी बाजी और आसिफ में जो झगड़ा हुआ था ना, उसके पीछे यही प्लाट कार फरमा था। आसिफ ने बहुत दूर तक प्लानिंग कर रखी है, लेकिन ये प्लाट का क्या चक्कर है? यमुना ने सवाली नज़र से उसकी तरफ देखा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे इल्म में ये बात होगी, और अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं तो तुम्हें जानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि फौजिया की शादी के बाद अपने अब्बू के मफादात की हिफाजत और निगरानी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आसिफ एक ही सांस में बोलता चला गया। और तुमने इस मामले में दिलचस्पी ना ले तो आसिम चुपके से अपना काम दिखा देगा और तुम लोग हाथ मलते ही रह जाओगे। आसिफ, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरे दिमाग में दर्द होने लगा है। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोली, प्लीज़ तफसील ख़त्म करो और इस प्लाट के बारे में बताओ जो मुस्तकबिल करीब में हमारे लिए वबाले जान बनने वाला है। आसिफ चंद लम्हात तक सोचती हुई नज़र से यमुना को देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, तुम्हारे अब्बू से छोटे 2 भाई हैं, अब्दुल वाहिद और अब्दुल्ला। इन तीनों भाइयों की मुश्तरका मलकियत एक प्लाट है जिसके कागजात तुम्हारे अब्बू के पास रखे हैं। छोटे भाइयों ख़ुसूसन अब्दुल्ला की यह ख्वाहिश है कि वो कोशिश रही है कि इस प्लाट को फ़रोख्त करके रकम तीनों में बराबर तकसीम कर ली जाए, लेकिन तुम्हारे अब्बू मज़कूरा प्लाट बेचने के लिए आमादा नहीं है। अब्दुल्ला ने खुद से बड़े भाई अब्दुल वाहिद को अपने साथ मिलाने की कोशिश की ताकि वो दोनों भाई बहन तौर पर अब्दुल वाहिद को प्लाट की फ़रोख्त के लिए आमादा कर सकें, लेकिन अब्दुल वाहिद ने अब्दुल्ला की बात मानने से इनकार कर दिया। इस मामले में अब्दुल वाहिद का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ा है, यानी उसने बड़े साफ अल्फाज में अब्दुल्ला से कह दिया है कि भाईजान, तुम्हारे अब्बू जब चाहेंगे जब ही वो प्लाट फ़रोख्त किया जाएगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ यमुना? यहाँ तक पहुँचने के बाद वो सवाली नज़र से यमुना को देखने लगा। वो इस्बात में सर हिलाते हुए बोली, तुमने जिस प्लाट का जिक्र किया है मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो बहुत ही कीमती प्लाट है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस प्लाट की कम अज़ कम कीमत 50 लाख है, और प्लाट की फ़रोख्त के सिलसिले में अब्बू का अपना एक स्टैंड है। वो लम्हे भर के लिए सांस लेने के लिए रुकी और फिर ठहरे हुए लहजे में इजाफा करते हुए बोली, अब्बू चाहते हैं कि मस्कुरा प्लाट तीनों भाइयों में से किसी एक की मलकियत रहे। अगर फ़रोख्त करना नागुरेज हो जाए तो इन्हीं तीनों में से एक को ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि 2-3 साल में इस प्लाट की कीमत लाखों से बढ़कर करोड़ों में चली जाएगी। प्लाट चूँकि मेन रोड पर वाक़ है, इसलिए बहुत से बिल्डर्स भी इस पर निगाहें लगाए हुए हैं। वहाँ पर एक शानदार शॉपिंग मॉल खड़ा किया जा सकता है, और या फिर सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स भी तामीर किए जा सकते हैं। मुस्तकबिल में इस प्लाट की क्या कदर व कीमत है, ये अब्बू को अच्छी तरह पता है। वो किसी हद तक अंकल अब्दुल वाहिद को भी इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, इसलिए वो अब्बू के हाँ में हाँ मिलाकर खामोश हुए बैठे हैं। लेकिन एक और आदमी भी इस प्लाट की कदरदां है, आसिफ ने मायनेखेज़ लहजे में बोला, और वो खामोश होकर बैठे होने पर तैयार नहीं। अंकल अब्दुल्ला? यमुना ने इस्तरारी अंदाज में कहा। बिल्कुल नहीं, आसिफ ने कतई लहजे में कहा। तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। फिर यमुना हैरत भरी नज़र से उसे तकने लगी। उस शख्स का नाम है आसिम। आसिफ ने इंकशाफ अंगेज़ अंदाज में बताया। आसिम? वो कैसे? वो पूछे बिना ना रह सकी। वो ऐसे कि वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बताने लगा। आसिम खासा तेज़ तर्रार और चलता पुर्जा किस्म का बंदा है। गाड़ियों की सेल परचेज हमा शमा के बस का खेल तो है नहीं। ये तो तुम्हें भी अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर काया और शातिर दिमाग है। आसिफ ने लम्हाती तौक़ुफ़ करके सवाली नज़र से यमुना को देखा। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ बाखूबी अंदाज़ा है मुझे। आसिम की ये तमाम तर खूबियाँ तुम्हारे छोटे चाचा अब्दुल्ला से छुपी नहीं रह सकी। आसिफ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि अब्दुल्ला अंकल ख़ुद भी कुछ कम चालाक नहीं है। अब्दुल्ला ने वक्त ज़ाया किए बगैर आसिम से गठजोड़ कर लिया और उसे ये पट्टी पढ़ाई कि फौजिया को इस्तेमाल करके किसी तरह इसे कीमती प्लाट के कागजात वाली फ़ाइल हासिल कर ले, और वो भी दोनों कोई चक्कर चिल्ला काट कर प्लाट को फ़रोख्त कर देंगे और उसकी फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम को आधा आधा तकसीम कर लेंगे। आसिम और फौजिया के दरमियान होने वाला फड्डा इसी सिलसिले की कड़ी है। आसिम ने अब्दुल्ला अंकल से ताउन के हामी भर ली, लेकिन अब्दुल्ला अंकल को ये नहीं मालूम कि बाकौल शख्स से आसिम इस किस्म के कामों में उनका भी बाप है। वो चंद लम्हात के लिए मुत्तफिक हुआ और एक गहरी सांस खारिज की और सिलसिला कराम को जारी रखते हुए बोला, आसिम अब्दुल्ला अंकल पर यही जाहिर कर रहा है कि वो फौजिया के ज़रिए मस्कुरा फ़ाइल हासिल करने की तगोदो में लगा हुआ है, और ये हकीकत भी है, लेकिन दर पर्दा इसने कोई और ही मंसूबा बना रखा है। कैसा मंसूबा? यमुना बेसाख्ता पूछ लिया। आसिम का बिजनेस कुछ इस नौइयत का है कि उसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह से वास्ता पड़ता रहता है। आसिफ मज़ीद वजाहत करते हुए बोला, बास लावारिस और चोरी की गाड़ियों के कागजात की तैयारी के लिए उसने इस फील्ड के एक चीता सिर्फ शख्स से दोस्ताना गांठ रखा है।
मज़कूरा बंदे का नाम अकबर लखानी है। नकल बा मुताबिक असल नौइयत के दस्तखत और दिगर दस्तावेज़ात तैयार करना और कराना अकबर लखानी के लिए बच्चों के खेल की हैसियत रखता है और आसिम ने उसी अकबर से प्लाट के कागजात के बारे में बात की है। अकबर ने उससे कहा है कि वो फाइल उड़ा लाए, बाकी के सारे काम उस पर छोड़ दे। तीनों भाइयों के दस्तखत, पावर ऑफ अटर्नी और दिगर हर किस्म के कानूनी तकाज़ों से वो खुद निमट लेगा। वो इस किस्म की हेरा फेरी वाली जायदाद की खरीद फरोख्त का माहिर है। इस प्लाट की खरीद तो फ़रोख्त से जो रकम हासिल होगी उसे वो बराबर बांट लेंगे। ओह माय गॉड, यमुना कानों को हाथ लगाए हुए बोली। आसिम कितना ख़तरनाक खेलने वाला है और अब्बू को कुछ पता ही नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो यमुना, आसिफ ने तनबीही अंदाज में कहा। इस प्लाट को हथियाने के हवाले से तुम्हारे अंकल अब्दुल्ला इतने ख़तरनाक इंसान नहीं है जितना कि ये आसिम। अगर प्लाट के कागजात वाली फ़ाइल आसिम के हत्थे चढ़ गई तो अकबर लखानी 101% इस प्लॉट को खामोशी से ठिकाने लगा देगा। मैंने बताया है ना, वो इस किस्म के कामों का वसीअ तजुर्बा और महारत रखता है। मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए आसिफ? यमुना ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। तुमने जो कुछ बताया है, अगर ऐन यही सूरत हाल है तो फिर अब्बू के लिए कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है। सूरत हाल तो यही है यमुना, वो गहरी संजीदगी से बोला, और मेरी नज़र में अपने अब्बू को बचाने के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। मसलन, वो आसिफ की बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी, कौन से दो रास्ते? नंबर 1, वो लहजे की संजीदगी को बरकरार रखते हुए बोला, तुम इन तशवीशनाक हालात के बारे में मनो अन अपने अब्बू को बता दो। वो प्लाट के कागजात वाली फ़ाइल का खुद ही कोई महफूज बंदोबस्त कर देंगे। नंबर 2, वो सांस हमवार करने के लिए मुतफिक हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, तुम इस फाइल तक रसाई हासिल करके इनमें से असल कागजात गायब कर दो और इनकी जगह कागजात की अधूरी फ़ोटोकॉपी एक साथ नथे करके रख दो, ताकि अगर आसिम किसी भी तरह फौजिया के ज़रिए वो फाइल चुराने में कामयाब हो जाए तो उसे असल मकसद में हरगिज़ कामयाबी हासिल ना हो। मुझे तो पहला रास्ता अपील कर रहा है, यमुना ने ठहरे हुए लहजे में कहा। यह बिल्कुल सीधा रास्ता है, ना कोई झंझट और ना ही कोई हेर फेर। मैं अब्बू को सूरत हाल से आगाह कर देती हूँ, वो खुद ही मज़कूरा फ़ाइल की हिफाजत का इंतज़ाम कर लेंगे। ठीक है, आसिफ ने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। दोनों में थोड़ी देर तक मज़ीद कुछ बातें हुई और फिर वो रेस्टोरेंट से उठ गए। चंद रोज़ बाद वो एक मकामी पार्क में मिले। इस बार यमुना के पास बताने और कहने के लिए बहुत कुछ था। कोल्ड ड्रिंक से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए यमुना ने इंकशाफ अंगेज़ अंदाज में बताया, आसिफ, अब्बू इतने भी सीधे नहीं है जैसे वो नज़र आते हैं। तुमने अंकल को कौन सा टेढ़ापन देख लिया है? आसिफ ने मजाक के रंग में पूछा। मैंने उनसे प्लाट के कागजात वाला मामला डिस्कस किया था, यमुना ने बताया। अच्छा। आसिफ पूरी तरह उसकी जाने मुतवज्जा हो गया। फिर उन्होंने कहा, वो हमारी तवक्कात से ज़्यादा मोहतात और तेज़ साबित हो रहे हैं। यमुना वजाहत करते हुए बोली, मैंने जब उनसे प्लाट के कागजात के बारे में गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने कहा कि वो इस हवाले से होने वाली पुरस्कार सरगर्मियों से बाखूबी आगाह हैं। एक रोज़ उन्होंने फौजियों को उस कमरे में बड़े मशकूक अंदाज में चकराते और टटोल करते देख लिया था जहाँ प्लाट के कागजात वाली फ़ाइल रखी है। उन्हें छठी हिस्स ने बताया कि बाजी फौजिया उसी फ़ाइल के चक्कर में है। उन्होंने बाजी से बास पर्स नहीं की और गैर महसूस अंदाज में इस मामले की टोह में लग गए। जल्द ही उन्हें इस बात का पता चल गया कि इस फितने के पीछे आसिम का शैतानी दिमाग काम कर रहा है। वो खुद भी आसिम की मनफी सलाहियतों से वाकिफ़ हो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने नहायती खामोशी के साथ कागजात वाली फ़ाइल की हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया है। अब तो क्या बंदोबस्त कर दिया है? आसिफ कतई कलामी करते हुए मुस्तफसिर हुआ। अब्बू के जहन ने भी तुम्हारे ही अंदाज में सोचा है आसिफ, यमुना ने जोशीले लहजे में बताया। उन्होंने फ़ाइल में से असल कागजात गायब कर दिए हैं और उनकी जगह ज़मीन और जायदाद ही से मुतालिक चंद नकली और नाकारा कागजात रख दिए हैं। वो दरअसल फौजिया बाजी को रंगे हाथों फ़ाइल चुराते हुए पकड़ना चाहते हैं ताकि उन्हें कड़ी सरजनिश कर सकें। उन्हें इस बात का बड़ा दुख है कि फौजी अपने शोहर के साथ मिलकर उन्हें धोखा देने की कोशिश में लगी हुई है। पता नहीं आसिम ने इस काम के लिए आमादा करने के लिए बाजी को क्या पट्टी पढ़ाई है। वो पट्टियाँ पढ़ाने और डॉक्यूमेंट्स बनाने का माहिर है। आसिफ ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, खैर ये अच्छा हुआ कि तुम्हारे अब्बू ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कागजात वाली फ़ाइल को कहीं महफूज कर दिया है। अब उन लोगों की साजिश कामयाब नहीं हो सकेगी। एक ख़ास बात बताऊं आसिफ, यमुना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कौन सी बात? आसिफ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अब्बू तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? क्यों भाई? आसिफ ने मुतज़ब्ज़िब अंदाज में कहा। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो मायने खेज लहजे में बोली। आसिफ ने टटोले वाली नज़र से उसे देखा और पूछा, सब कुछ? क्या मतलब? मतलब ये है कि वजाहत करते हुए बोली, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त और खैर ख्वाह हो। तुम्ही ने मुझे प्लाट के कागजात वाली फ़ाइल के बारे में बताया है। तुम अब्बू को कोई नुकसान पहुंचते हुए नहीं देखना चाहते और ये कि बाजी ने तुम्हारे साथ कौन सा खेल खेला था
ओ माय गॉड, ये भी बता दिया। आसिफ परेशानी के आलम में यमुना को देखता चला गया। ये तुमने क्या गजब कर दिया यमुना। कोई गजब नहीं किया, वो गहरी संजीदगी से बोली, बल्कि ये अच्छा ही हुआ कि उन्हें हालात की हकीकत का इल्म हो गया। इसमें अच्छा होने वाली कौन सी बात है, वो मुतजिब अंदाज में बोला। बाजी के मिजाज और आदात से अब्बू को अच्छी तरह वाकफियत है। यमुना ने कहा, वो तुमसे मिलकर इसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि तुमने उनकी खैर ख्वाही में सोचा। दूसरा, वो फौजियाबाजी के रवैये के लिए माजरत करना चाहते हैं। माजरत वगैरह की तो कतन कोई ज़रूरत नहीं, आसिफ ने डो टोक अंदाज में कहा। अलबत्ता शुक्रिया वसूल करने के लिए कभी उनसे मुलाकात कर लूँगा। चंद रोज़ बाद आसिफ और अब्दुल वाहिद की मुलाकात हो गई। इससे पहले आसिफ और यमुना की मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी थीं, जिसके नतीजे में वो ज़हनी और कल्बी तौर पर एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, जिसका एक ही मतलब था कि वो एक दूसरे की चाहत में गिरफ्तार हो चुके थे। दूसरी जानिब अब्दुल वाहिद को भी अपनी बेटी फौजिया के तेवर का बाखूबी एहसास हो गया था। वो इसी ख्याल से आसिफ से मुलाकात करने का ख्वाह था कि उसे देखभाल कर परख कर ये अंदाज़ा कायम कर सके कि वह यमुना के लिए किस कदर मौजू रहेगा। 2 घंटे की इस तफसीली मुलाकात में अब्दुल वाहिद वाटर टैंकर वाले ने आसिफ को यमुना के लिए पास कर दिया। उसके बाद के मरहल आसानी से तो नहीं, अलबत्ता मुख्तलिफ झगड़ों फड्डों के बाद बिलाखिर तय हो ही गए। सबसे ज़्यादा मसला नादरा खातून का था। नादरा का छोटा भाई महमूद सऊदीया में इंजीनियर था। महमूद की बेटी शाइस्ता डॉक्टरी के आखिरी साल में थी। वो अपनी भतीजी को ब्याह कर लाना चाहती थी। अलावा अजी यहाँ कराची में भी आसिफ के कई रिश्ते लगे हुए थे। वह हैंडसम और स्मार्ट था, आला तालीम याफ्ता था और एक मारूफ कंपनी में बाइज्जत पोस्ट पर काम कर रहा था। उसके लिए भला रिश्तों की क्या कमी हो सकती थी। लिहाजा जब नादरा खातून को पता चला कि वो किसी गैर कम्युनिटी में शादी का इरादा रखता है, तो उसने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा एक ख़ानदानी पस मंज़र है, एक तहजीब है। उसने अपने शोहर नामदार से कहा, हमें लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले किसी ख़ानदान वगैरह की कोई लड़की देखना चाहिए। ये बेवकूफ़ कहाँ फंसने जा रहा है। ये लोग तो हमारे कल्चर से भी बहुत मुख्तलिफ हैं। हम अपने ख़ानदान वालों को क्या मुँह दिखाएंगे। हर कोई यही पूछेगा कि नादरा, क्या अपने ख़ानदान में अच्छी लड़कियों का काल पड़ गया था जो तुम दूसरे कम्युनिटी से बहू ब्याह कर लाई हो। ना बाबा ना, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली, ये काम मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी। खलील अहमद हमेशा से अपने बेटे आसिफ का हिमायती रहा था। इस मामले में आसिफ ने अपने वालिद को एतमाद में लेकर यमुना के बारे में सब कुछ बता दिया था और हतमी अंदाज में ये बार बार करा दिया था कि वो दोनों एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि वो शादी करेगा तो यमुना से, वरना सारी ज़िंदगी ही कुंवारा बैठा रहेगा। खलील अहमद ने उसे तसल्ली दी थी कि वो दिल छोटा ना करे, वो इसकी हिमायत में घर के हर मास पर जंग करेगा और बिलाखिर उसकी ख्वाहिश को पूरा करके दिखा देगा। और वो बिल्कुल यही कर रहा था। बीवी के मुँह न लगने वाला और कटा कटा रहने वाला खलील इस वक्त नादरा की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था और खासा बढ़ चढ़कर बोल रहा था। मेरी बात सुनो नादरा, उसने गमगीन अंदाज में कहा। तुम कहाँ की रहने वाली हो? अलीगढ़, नादरा ने जवाब दिया। और मैं? खलील ने सवाल किया। अलीगढ़, वो बेसाख्ता बोली। लेकिन इससे तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो? मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूँ नादरा, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए गहरी संजीदगी से बोला, हम दोनों का कल्चर एक, तहजीब एक, ज़ुबान और बोली ठोली एक, रहन सहन एक और रस्म रिवाज एक। हमें तो इस दुनिया की एक आइडियल जोड़ी होना चाहिए था ना, होना चाहिए था या नहीं? उसने लम्हाती तौक़ुफ़ करके सवाली नज़र से अपनी बीवी को घूरा। वो मुँह से कुछ नहीं बोली, बस आँखें पटपटा कर रह गई। उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात चमक रहे थे। खलील ने ठोस लहजे में कहा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं। आइडियल जोड़ी होना तो बहुत दूर की बात है, हमें तो एवरेज मियाँ बीवी की फहरिस्त में भी शामिल नहीं किया जा सकता। 32 साल अज़दवाजी ज़िंदगी के दौरान में मुझे नहीं याद रहा कि हमने दिलो जान से एक दूसरे के साथ चंद लम्हात भी बिताए हों। ये कैसी हमानगी है नादरा। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। चंद लम्हात की खामोशी के बाद वो दोबारा गोया हुआ। उसका लहजा ज़ख्मी था और आवाज़ में नमी थी। सुना है 12 साल के बाद कूड़े के दिन भी फिर जाते हैं। 32 साल के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हमने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। अगर तुम में ज़रा सी अकल है तो मेरी बात पर ध्यान दो। वो थोड़ी देर के लिए थमा, फिर समझाने वाले अंदाज में बोला, कम्युनिटी और ख़ानदान के चक्कर से बाहर निकल आओ नादरा। सिर्फ ये देखो कि वो लोग मुसलमान हैं, उसी खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिसको हम मानते हैं। बस यही काफ़ी है। आसिफ और यमुना एक दूसरे को पसंद करते हैं और मुझे यकीन है कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। तुम ख्वामख्वाह मुखालफत और पंगेबाजी को छोड़ दो। खलील की बातें नादरा की समझ में नहीं आ सकती थी, लिहाजा मुखालफत और मुखासमत का अमल जारी रहा। नादरा ने अपनी सियासी कुव्वत में इजाफा करने के लिए फ़ायज़ा और इमरान को भी साथ मिला लिया।
दूसरी जानिब वो बाप बेटा यकजान दो कालिब की तस्वीर बने नजर आते थे। इसमें दिलचस्प बात यह हो गई कि यमुना के बाप और आसिफ के बाप की आपस में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लिहाजा इस टीम में 3 खिलाड़ी हो गए। दोनों तरफ ताकत अदबी कुव्वत का तवाज़ुन कायम हुआ तो बाकायदा एक मुकाबले का आगाज़ हो गया। अलगर्ज 6 माह की रसाकशी के बाद आसिफ की टीम जीत गई। मुख्तलिफ नौइयत की समाजी रस्म से गुजरने के बाद आसिफ और यमुना की शादी हो गई। इस प्रोसेस में नादरा की अना बुरी तरह कुचली गई थी। उसे इस मास पर शिकस्त फास्ट का सामना करना पड़ा था, लिहाजा पहले ही दिन उसने यमुना को अपना दुश्मन अव्वल मानकर सासों वाला मखसूस कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया था। पिछले 1 साल में उस घर में क्या क्या खेल तमाशे नहीं हुए होंगे, इसका अंदाज़ा आप बाखूबी लगा सकते हैं। ये सारी तफसील बताने का मकसद भी यही था कि आप इसकी उलझी हुई कहानी के पस मंज़र से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं। नादरा ने तो मुझे वन साइड स्टोरी सुनाई थी जिसमें उसका तन उजला और यमुना का चेहरा भयानक नज़र आ रहा था, लेकिन बाद अज़ा जो हक़ाइक़ मेरे इल्म में आए उनकी बुनियाद पर मेरी सोच में खासी तब्दीली रोनुमा हुई थी। चुनांचे मैंने फ़रीक़े मुखालिफ यमुना प्लस अब्दुल वाहिद का भी मुख्तसर अहवाल आपकी खिदमत में पेश कर दिया है ताकि एक तवाज़ुन कायम हो सके। नादरा की तौलानी दास्तान सुनने के बाद मैंने फ़ीस वसूल की और उसे 3 रोज़ बाद आकर मिलने का कहकर मैंने अपने दफ्तर से रुखसत कर दिया। इस वक्त तक मेरी समझ में कुछ नहीं आया था कि मैं इस सिलसिले में नादरा खातून की क्या मदद कर सकता हूँ। यह तो मुमकिन नहीं रहा कि मैं नादरा की फराहम करदा मालूमात पर यमुना के खिलाफ अदालत में केस कर देता। मैंने तो इस केस को इसीलिए पेचीदा और अजीब व गरीब करार दिया है कि बाज़ाहिर है इसमें मेरा फाल किरदार कहीं नज़र नहीं आता था, लेकिन मैंने चूँकि अपनी पूरी फ़ीस वसूल की थी, लिहाजा मेरा ये इखलाकी फ़र्ज़ बनता था कि मैं इसे कोई ऐसा मशवरा दूँ कि इसके मसाइल का कोई ऐसा हल बताऊँ कि हालात की उलझी हुई ये डोर एकदम सुलझ जाए। मैंने 3 दिन उसी सोच विचार के लिए थे कि नादरा खातून और इसके केस को डील करने के लिए कोई मौसर लाहे अमल तरतीब दे सकूं। मैंने एहतियातन नादरा खातून से उसके घर का और आसिफ के ऑफिस का टेलीफोन नंबर ले लिया था ताकि बावक्त ज़रूरत काम आए। इसी तरह उसने मुझे बिन पूछे अब्दुल वाहिद के घर का नंबर भी दे दिया था और आखिर में कहा था, बेग साहब आपने मेरे और आसिफ का नाम तो नोट कर लिया है, यमुना का नाम भी आपके रिकॉर्ड में आ चुका है, एक नाम आप और लिख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कौन सा नाम? मैंने सवाली नज़र से उसकी तरफ देखा। जुबैदा। वो इस लफ्ज़ को चबा कर बोली। ये जुबैदा कौन है? मैंने पूछा। जुबैदा यमुना की माँ का नाम है, वो बुरा समूह बनाते हुए बोली। उस वक्त तक ना तो मुझे यमुना की माँ का नाम मालूम था और ना ही मैं ये जानता था कि जुबैदा का इंतकाल हो चुका है। मैंने नादरा के जवाब में सवाल किया, मैं जुबैदा का नाम अपने पास नोट करके क्या करूँगा? आपने आसिफ का नाम माँ वालदा नोट किया है ना? वो समझाने वाले अंदाज में बोली। इसी तरह आपको यमुना का नाम माँ वालदा भी ज़रूरत पेश आएगी। उसकी बात सुनकर मेरा कहका लगाने को जी चाहा, लेकिन मैंने ख़ुद को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए सिर्फ इतना कहा, नादरा खातून मैं एक एडवोकेट हूँ, कोई जादूगर नहीं। नाम माँ वालदा की ज़रूरत आमलों कामलों को पेश आती है, मेरे पेशे में ऐसी कोई कहानी नहीं है। अम्मी छोड़िए ना। फ़ायज़ा जल्दी से सूरत हाल को संभालते हुए बोली, बेग साहब को अपने तरीके से काम करने दें, हमें सिर्फ अपने मकसद पर नज़र रखना चाहिए। हाँ, ये बात तुमने पते की है। वो तायद ही नज़र से बेटी को देखते हुए बोली, फिर रोए सखुन मेरी जानिब मोड़ते हुए इजाफा किया, फ़ायज़ा बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी सिर्फ अपने मकसद से गैर से, और आपने इस तवील कहानी से तो ये अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। वो लम्हे भर के लिए मुतफ़िक हुई, फिर अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए बोली, मैं अब अपने घर में यमुना को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई ऐसा चक्कर चलाए कि या तो यमुना आसिफ को छोड़कर अपने मैके चली जाए या आसिफ खुद ही उसे धक्के देकर घर से निकाल दे। मैं यमुना को ज़लील ख्वार होते हुए देखना चाहती हूँ। बात के इख्तिताम पर उसके एसाब तन गए थे, चेहरे पर ग़ैज़ व ग़ज़ब के आसार थे। यूँ महसूस होता था कि अगर उसे मौका फराहम कर दिया जाए तो वह यमुना को कच्चा चबा डालने में एक लम्हे की ताख़िर भी गवारा नहीं करेगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, देखता हूँ, कुछ करता हूँ, आप मुतमईन होकर जाएं, मैं आपके मसले का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करता हूँ। 3 दिन के बाद जब आप दोबारा मेरे पास आएंगी तो सूरत हाल खासी बदली हुई होगी। माँ बेटी ने उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखा और बड़े अदाब से सलाम किया। हमारे दरमियान अलविदाई कलमात का तबादला हुआ, फिर वो मेरे दफ्तर से रुखसत हो गई। अगले रोज़ मैंने गौर व फिक्र करके नादरा के मसले का हल तलाश कर लिया। ये हल दरअसल नादरा फ़ायज़ा के मसले के बारे में नहीं था, बल्कि आसिफ और यमुना के मसाइल के बारे में था। कान को सीधे हाथ से पकड़ें या बाजू घुमाकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर 2 सूरत में एक ही नतीजा बरामद होता है, यानी खरबूजा कट जाता है। मैंने भी इस खेल में कुछ इसी अंदाज की पॉलिसी अपनाई थी कि नादरा खातून मुझे अपना वकील, अपना हिमायती और अपना खैर ख्वाह समझती रहे
اور میں اس کے اعتماد کی چھتری کے نیچے ایک ایسا کھیل کھیلوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی محفوظ رہے، یعنی وہ سب لوگ ایک ہی گھر میں راضی خوشی رہنے لگے۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس زیر سماعت نہیں تھا، لہٰذا میں گھر سے تیار ہو کر دفتر پہنچا اور پھر تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد آصف کے آفس کی طرف نکل گیا۔ میں چونکہ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا چکا تھا، لہٰذا اب عملی اقدام کی ضرورت تھی۔ میں آپ کو اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کروں گا کیونکہ پھر سسپینس ختم ہو جائے گا اور آپ سسپینس کے قاری ہیں، لہٰذا رفتہ رفتہ یہ کہانی آپ پر کھلنا چاہیے۔ آصف کے آفس کا رخ کرنے سے پہلے میں نے یہ تسلی کر لی تھی کہ وہ اپنی سیٹ پر موجود ہے۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا، اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور رسمی علیق سلیق کے بعد سوالی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مقصد یہ تھا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے اور وہ ہماری پہلی ملاقات تھی، لیکن مجھے یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا، جبکہ وہ میرے حوالے سے بالکل کوڑا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، آصف صاحب، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے اور میں ایک وکیل ہوں۔ وکیل کا لفظ سنتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، جی بیگ صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت تو میں آپ کی کرنے آیا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کام کی میں نے باقاعدہ فیس بھی وصول کی ہے۔ جی کیا مطلب؟ وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ آصف کی عمر 30 کے آس پاس تھی، وہ ایک ہینڈسم مرد تھا، رنگت گندمی اور خوش لباس۔ اس نے MBA کر رکھا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، میں اپنی بات کا مطلب آپ کو تفصیلاً سمجھا دوں گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے آفس میں بیٹھ کر اطمینان سے بات ہو سکتی ہے یا کسی پرسکون پرفضا ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھے؟ اس زحمت کی ضرورت نہیں، آصف نے گہری سنجیدگی سے کہا، میرا کمرہ گفتگو کے لیے محفوظ ہے، آپ کو جو بھی کہنا ہے مطمئن ہو کر یہاں کہہ سکتے ہیں۔ میں دفتر سے اٹھ کر کہیں باہر نہیں جا سکوں گا، 2 گھنٹے بعد ایک اہم پارٹی مجھ سے ملنے آ رہی ہے، لہٰذا میرا دفتر میں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا، اور ان 2 گھنٹوں میں آفس میں آپ کی مصروفیات کا احوال کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ وقت میرے پاس تقریباً فری ہے، آصف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہوا بھی تو یہیں دفتر کے اندر ہوگا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متفق ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس کا انداز سوالیہ تھا، آپ کہیے میری کیا خدمت کرنے آئے ہیں اور اس کام کے لیے آپ نے کس سے فیس وصول کی ہے؟ فیس دینے والی شخصیت کا نام ہے نادرہ خاتون، یعنی آپ کی والدہ محترمہ، میں نے گھمگیر لہجے میں کہا۔ وہ میرے ذریعے آپ کی بیوی یمنا کو ذلیل و خوار کروانا چاہتی ہیں۔ آصف کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہوئے، بے حد الجھن زدہ لہجے میں اس نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک میں آپ کو تفصیل نہیں بتاؤں گا میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے آصف صاحب۔ اس نے پیون کو اچھی سی چائے بنا کر لانے کو کہا اور پھر میری جانب دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولا، بیگ صاحب، میں پوری توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ بولتے جائیے۔ میں نے نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے نادرہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا رہا۔ میں نے بڑی تسلی سے اپنی بات مکمل کر لی۔ اس دوران میں چائے آ گئی تھی۔ آصف نے مجھے چائے پیش کرنے کے بعد پوچھا، بیگ صاحب، فیس آپ نے امی سے لی ہے اور وکیل بھی آپ انہی کے ہیں، پھر آپ کو ہمدردی مجھ سے کیوں ہے؟ میں صرف اس لیے آپ کا خیر خواہ ہوں کہ اس سارے جھمیلے میں آپ کی بیوی اور آپ کے والد صاحب مجھے بے گناہ اور بے قصور نظر آ رہے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بے بسی کے عالم میں بولا، میں صرف اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا بہت بڑا درجہ بیان کیا ہے، ورنہ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر سر کو جھٹکتے ہوئے اضافہ کیا، خیر چھوڑیے، یہ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ میرا پلان اسی صورت میں مؤثر ہو سکتا ہے اگر آپ مجھ سے مکمل تعاون کریں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ جناب، میں بھلا آپ سے تعاون کیوں نہیں کروں گا؟ وہ تشکرانہ لہجے میں بولا، آپ جیسے نیک آدمی کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے، آپ تو کسی فرشتے کے انداز میں میری بلکہ ہماری مدد کرنے آئے ہیں۔ میں ایک عام انسان ہوں، مجھے فرشتوں سے ملانے کی کوشش نہ کریں آصف صاحب، میں نے لجاجت آمیز انداز میں کہا، میں تو صرف اپنی فیس حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ کا گھر امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ امی کی موجودگی میں یہ کام بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے وکیل صاحب، وہ قدرے مایوسی سے بولا۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا آصف صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہر کام کو بروئے کار لانے کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں وہ تقاضے پورے کر دیے جائیں تو کام ہو جاتا ہے۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ میری ہدایت پر عمل کرتے رہے تو یہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ ہم لوگ؟ آصف نے چونک کر میری طرف دیکھا، کیا مطلب بیگ صاحب؟
ہم لوگ میں آپ، آپ کے والد صاحب اور آپ کے سسر صاحب شامل ہیں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، کسی حد تک یمنا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، لیکن اس کا رول بہت مختصر ہوگا۔ آپ مجھے اپنے والد اور سسر سے ملوائیں گے؟ میں آپ لوگوں کو آپ کا کردار اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ تھوڑی بہت ہدایت یمنا کو بھی دینا ہوگی۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متفق ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو 3 بار میرے آفس آنے کی زحمت اٹھانا پڑے گی۔ پہلے آپ اپنی بیوی یمنا کو لے کر آئیں گے، دوسرے چکر میں آپ کے والد خلیل احمد آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آخری پھیرے میں آپ کے ہمراہ عبدالواحد صاحب ہوں گے۔ عبدالواحد اپنی بیٹی کے تازہ ترین حالات سے واقف تو ہے نا؟ جی ہاں، بالکل واقف ہے، بلکہ وہ ان حالات سے سخت نالاں ہیں۔ وہ اکتاہٹ آمیز انداز میں بولا، انکل واحد میرے منہ کو دیکھتے ہیں، ورنہ اگر میری جگہ کوئی اور شخص ان کا داماد ہوتا تو شاید وہ بیٹی کو آزاد کرانے کی تگ و دو میں مصروف نظر آتے۔ وہ آپ کے منہ کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کی بیٹی کا بڑا خیال رکھا ہوا ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، آپ کو یمنا سے سچی محبت ہے اور خراب ترین حالات میں بھی آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ویسے عبدالواحد صاحب کے حوالے سے آپ نے جو سچویشن بتائی ہے وہ میرے کھیل کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ میں بات کو مکمل کر کے سوچ میں ڈوب گیا تو آصف نے جلدی سے پوچھا، آپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ یہ چند سین کا ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہوگا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، جس کا رائٹر اور ڈائریکٹر میں خود ہوں۔ میری ہدایت کے مطابق آپ لوگ اپنا رول ادا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس ڈرامے کے اختتام پر بہت مفید نتائج برآمد ہوں گے اور سب لوگ سکھ چین سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ اس سارے کھیل تماشے میں امی کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ اپنی ماں کے لیے اس کی تشویش نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، آصف تم اپنی والدہ کی طرف سے بالکل مطمئن رہو۔ تھوڑی بے تکلفی کے بعد میں آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ میں ان کا دشمن نہیں ہوں، یہ سارا ڈرامہ میں انہی کی اصلاح کے لیے رچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی، انشاءاللہ، اس نے تہہ دل سے کہا۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا اور اپنے دفتر کا پتہ وغیرہ سمجھانے کے بعد ٹائمنگ سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی کہ وہ میرے وزٹنگ کارڈ کو گھر لے کر نہ جائے، اگر نادر کی نظر پڑ گئی تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے وعدہ کیا کہ اس معاملے میں وہ پوری احتیاط برتے گا۔ اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب میں یمنا کے ساتھ کب آپ کے آفس آؤں؟ پرسوں تمہاری والدہ ماجدہ تشریف لائیں گی میرے پاس۔ میں نے بتایا، اس سے اگلے روز آپ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس نے اسبات میں سر ہلایا اور سوال کیا، آپ امی کو کیا مشورہ دیں گے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ان کے مسئلے کے حل کے لیے کیا تجویز کریں گے؟ اس بارے میں آج سوچ لوں گا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ان کے مزاج اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، انہیں ہینڈل کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ آصف نے میرا بے حد شکریہ ادا کیا اور میں اس سے پرجوش مصافحہ کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ میرے خیال میں آصف سے ہونے والی ملاقات بڑی کامیاب رہی تھی۔ منظر میرے چیمبر ہی کا تھا۔ نادرہ خاتون اپنی دختر نیک اختر فائزہ کے ساتھ میرے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھی تھیں۔ رسمی علیق سلیق کے بعد نادرہ نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب آپ نے ہمارے مسئلے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے آپ کے مسئلے کے بارے میں نہ صرف سوچا ہے بلکہ اس کا ایک شرطیہ حل بھی نکال لیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ جی ارشاد۔ وہ ہمتاً گوش ہو گئی۔ فائزہ نے اضطراری لہجے میں کہا، بیگ صاحب آپ تو بہت سسپینس پیدا کر رہے ہیں، پلیز جلدی سے بتائیے نا، آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ میں نے باری باری گہری نظر سے ان دونوں کو دیکھا، پھر رازدارانہ انداز میں پوچھا، آپ کو آم کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گننے کا شوق بھی ہے؟ آم اگر میٹھے اور خوش ذائقہ ہوں تو کوئی احمق ہی پیڑ شماری کے چکر میں پڑے گا۔ وہ اپنے جوش کو دباتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولی، آم میٹھے اور خوش ذائقہ بھی ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں تصدیق کی۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، نادرہ خاتون نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بھائی آپ لوگ پہلیوں اور اشاروں کنائیوں میں کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ فائزہ نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا، میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آم اور پیڑ کا کیا قصہ ہے؟ میں سمجھاتا ہوں، میں نے فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میں تمہاری امی کی عقل اور دانش کو تو مان ہی گیا ہوں۔ میں آم اور پیڑ کے ذکر سے امی کی ذہانت اور عقل مندی کا کیا تعلق ہے؟ فائزہ نے میری بات قطع کرتے ہوئے کسی ریاضی داں کے سے انداز میں پوچھا۔ تمہاری امی کی لیاقت اور سمجھداری کا ثبوت تو میں بعد میں پیش کروں گا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پہلے تسلسل کی بات ہو جائے۔ وہ سوالی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ لوگوں کا مسئلہ کچھ اسی نوعیت کا ہے کہ اگر اسے باقاعدہ ایک کیس کی صورت میں عدالت میں لگایا جائے تو ایک تو جگ ہسائی ہوگی، دوسرے اس میں کامیابی کے امکانات بھی محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ فائزہ کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ نادرہ خاموش نظر سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ پھر یہ کہ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے تمام تر مسائل کو عدالت کے باہر ہی حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے
اور وہ بھی کسی اضافی خرچے کے بغیر۔ آپ نے جو فیس مجھے دی ہے بس وہی کافی ہے۔ بیگ صاحب، نادرہ خاتون نے اضطراری لہجے میں مجھے مخاطب کیا، آپ یہ کام کس طرح کریں گے؟ ہمیں تو بھی اس بارے میں کچھ بتائیے۔ میں آپ کا یہ کام اپنے کزن مرزا مظفر بیگ کی مدد سے کروں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ کل پڑوسی ملک سے واپس آ رہا ہے، میں نے اسے لڑکی اور لڑکے کے نام والدہ لکھوا دیے ہیں، سمجھیے آپ کا کام ہو گیا۔ نادرہ خاتون نے چونک کر مجھے دیکھا اور سرسراتی آواز میں پوچھا، بیگ صاحب کیا آپ کا کزن کوئی عامل کامل ہے؟ مظفر خود تو عامل کامل نہیں، لیکن پڑوسی ملک میں ایک ایسے ہی تجربہ کار اور سفری علوم کے ماہر سے اس کی گہری دوستی ہے۔ مظفر کا جب بھی سرحد پار جانا ہوتا ہے وہ اپنے دوست گولو رام سے بھی ملنے جاتا ہے۔ ایک دن پہلے میری ٹیلی فون پر مظفر سے بات ہوئی تھی، وہ لگ بھگ 1 ماہ سے پڑوسی ملک میں ہے۔ جب اس نے گولو رام کی طرف جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ کا کیس فوراً میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ میں نے آصف اور یمنا کے نام والدہ مظفر کو لکھوا کر آپ کے مقصد سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہ فوراً گولو رام سے کوئی ایسی بندش بنوا کر لائے کہ مہینوں کا ہوتا کام دنوں میں انجام پائے۔ مظفر نے گولو رام سے ایک زبردست کام کروایا ہے، مظفر کل پاکستان پہنچے گا، میں پرسوں وہ بندش آپ کے حوالے کر دوں گا، پھر دیکھیے گا اس منحوس یمنا کا کیسا حشر ہوتا ہے۔ نادرہ خاتون کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، فائزہ کی آنکھوں میں بھی عجیب سے ولولے انگڑائیاں لے رہے تھے۔ میں نے یمنا کے لیے جو منحوس کا لفظ استعمال کیا تھا نا، وہ چونکہ ان دونوں کے دلوں کی آواز تھا لہٰذا انہیں بے حد پسند آیا تھا۔ میں نے فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فائزہ تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہاری امی کی عقل مندی اور سمجھداری کی بات کی تھی نا، وہ نام ماں والدہ والا قصہ تھا۔ اگر انہوں نے پچھلی ملاقات میں یمنا کی ماں کا نام میرے پاس نوٹ نہ کروایا ہوتا تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا۔ میرا نہ تو کوئی کزن مرزا مظفر بیگ تھا اور نہ ہی وہ کسی پڑوسی ملک میں گیا ہوا تھا، اور تو اور میں کسی گولو رام ہندو ماہر عملیات سے بھی واقف نہیں تھا۔ یہ سارا کھٹراک میں نے نادرہ خاتون کی ذہنیت کے پیش نظر پھیلایا تھا۔ میں اس عورت کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لہٰذا مجھے 100% یقین تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو کھیل کھیل رہا تھا وہ حیرت انگیز اور بڑے زبردست نتائج دے گا۔ بشرط یہ ہے کہ آصف اور یمنا نے میرے اسکرپٹ اور ڈائریکشن کے عین مطابق اداکاری کی تو۔ نادرہ خاتون نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، پھر سنسنی خیز لہجے میں بولی، بیگ صاحب میں نے ہندو اور بنگالی عاملوں اور جوگیوں کی بڑی شہرت سنی ہے، یہ لوگ بڑا پکا کام کرتے ہیں۔ کوئی ایسا ویسا پکا؟ میں نے ان کے بیان پر ایلفی ٹپکاتے ہوئے کہا، بالکل پرفیکٹ، چٹانی اور طوفانی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کے پاس اپنا مسئلہ اٹھا لائے، نادرہ نے تشکرانہ انداز میں کہا، اور آپ کے توسط سے ہمیں پڑوسی ملک میں بیٹھے ہوئے ایک تجربہ کار کامل عامل سے فیض حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ تو آیا، وہ احمق عورت سفلیات کے ماہر ایک ہندو عامل سے فیض حاصل کرنے کو بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات سمجھ رہی تھی، جبکہ یہ سیدھا سیدھا گناہ کبیرہ تھا، اس پر کوئی سنگین نوعیت کا فتویٰ آ سکتا تھا۔ میں نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم باشمول میں صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ورنہ ہمارے کام تو زیادہ تر غیر مسلمانوں والے ہیں۔ رسوم و روایت میں ہم ہندوؤں کی پیروی کرنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں، ترقی کی بات ہو تو ہم یہود و نصاری کو اپنا قبلہ ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ یہود و نصاری کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ میں کوئی مولوی یا مبلغ دین نہیں ہوں، بس نادرہ خاتون کی واہیات بات سن کر مجھے جوش سا آ گیا تھا۔ تاہم نادرہ کے ساتھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے ایک ڈرامہ کرنا تھا، لہٰذا اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کی یہ بات مجھے کتنی بری لگی ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ بیٹھی، بیگ صاحب یہ گولو رام کچھ عجیب سا نام نہیں ہے؟ مثلاً اس میں کیا عجیب ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ الجھ گئی، پھر جلدی سے بولی، میں نے پہلے کبھی ایسا نام نہیں سنا نا۔ رام نام تو ہندوؤں میں خاصا مستعمل ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ شاید آپ گولو کی وجہ سے کچھ کنفیوز ہو رہی ہیں۔ شاید نہیں، یقیناً، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں نے بھی جب پہلی مرتبہ یہ نام سنا تھا تو چونک گیا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اس بارے میں مظفر سے استفسار بھی کیا تھا۔ پھر اس نے جواب میں سے میری تسلی کر دی۔ آپ کے کزن نے کیا جواب دیا تھا؟ فائزہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ گولو رام میں گولو کی وجہ تسمیہ ہے کہ وہ بندہ پست قامت اور موٹا تازہ ہے، خصوصاً اس کی توند کسی کنگ سائز فٹ بال کے مانند نہ صرف پھولی ہوئی بلکہ باہر کو بھی نکلی ہوئی ہے۔ وہ دور سے گول مٹول اور فٹ بال ہی کی طرح دکھائی دیتا ہے، لہٰذا اسی گولائی کے سبب اس کا نام گولو رام پڑ گیا ہے۔ نادرہ نے پر اشتیاق نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب آپ کا کزن گولو رام کی تو بہت تعریف کرتا ہوگا،
ऐसी वैसी तारीफ, मैंने जल्दी पर पेट्रोल छिड़कते हुए कहा। वो जब गोलूराम के अमलियात की किस्से सुनाने बैठता है तो समझो ज़मीन और आसमान एक हो जाते हैं। नादरा की बेताबी सातवें आसमान को छूने लगी। इस्तरारी लहजे में पूछने लगी, आपका कज़न कल किस वक्त कराची पहुंच रहा है? वो रात ही को यहाँ पहुंचेगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। वो कदर मायूस हो गई, फिर मोतदिल अंदाज में कहा, फिर तो मुझे आपके पास परसों ही आना होगा। जी जाहिर है, मैंने इस्बात में गर्दन हिलाई। मैं कल रात को किसी वक्त मुजफ्फर से आपकी अमानत ले लूँगा, आप परसों दिन में मुझसे ले लेना, फिर समझो कि सातों बेड़े पार। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैंने ये बात ख़ास तौर पर महसूस की थी कि अगर मैं अपने मफरूज़ा कज़न की आमद की इतला दिन के किसी वक्त भी देता तो वो परसों का इंतज़ार ना करती और कल ही मेरे पास पहुंच जाती। उसने एक तवील सांस खारिज की और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने मेरे जहन का बोझ हल्का कर दिया है। मैंने उन्हें रुखसत करने से पहले गहरी संजीदगी से कहा, नादरा खातून, एक बात की वजाहत कर दूं कि आपके केस में सिर्फ मुझे सर्विस चार्जेस के अलावा कुछ नहीं मिला है। कहीं आप ये ना समझना कि मैंने बहुत कमा लिया है। मुजफ्फर बेग ने गोलू राम को एक तगड़ी रकम देकर वो बंदिश बनवाई है कि हिंदू और बंगाली आमिल पैसा तो बहुत लेते हैं लेकिन काम पक्का करते हैं। आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तायरी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, ये लोग यहाँ पाकिस्तान में भी कहीं बैठे धंधा कर रहे हैं। इनके रेट सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। लेकिन बेग साहब, वही बात है ना। उसने ज़रा को रुक कर एक गहरी सांस ली, फिर वजाहत करते हुए बोली, जिसका काम फंसा होता है वो कहीं ना कहीं से रकम का बंदोबस्त भी कर ही लेता है। आप बेफिक्र रहिए, अगर आपको हमारे केस में बचत नहीं हुई तो मैं काम हो जाने के बाद आपकी और खिदमत कर दूंगी। मेरा नाम नादरा खातून है। इस वक्त हमारी यमुना से निजात मिल जाए तो मैं आपको मुंह मांगा दूंगी। वैसे नादरा थी बड़ी काया औरत, उसने मज़ीद खिदमत के लिए काम होने की शर्त आयद कर दी थी। मुझे चूँकि इस किस्म की खिदमत का शौक़ नहीं था, लिहाजा दो टोक अल्फाज में मैंने कह दिया, नहीं नादरा खातून, मैं आपसे मज़ीद एक पाई भी नहीं लूँगा। कमाने के लिए और बहुत सी पार्टियां हैं, आपने मेरी फ़ीस अदा कर दी है, बस यही काफ़ी है। हाँ, अगर ये केस अदालत में जाता और मुझे कानूनी मास पर वकील मुखालिफ से ज़बरदस्त मुकाबला करना पड़ता तो दूसरी बात होती। उसने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी के साथ रुखसत हो गई। यमुना एक दिलकश, खूबसूरत और तनादार औरत थी। उसकी शादी को लगभग 1 साल होने को आ रहा था, ताहम उसको देखकर लगता नहीं था कि वो शादीशुदा है। वो कॉलेज गर्ल नज़र आती थी। उस वक्त वो अपने शौहर आसिफ के साथ मेरे दफ्तर में बैठी हुई थी। आसिफ ने यहाँ लाने से पहले उसे इस मुलाकात के हवाले से मुख्तसर ब्रीफ कर दिया था, लिहाजा उसकी आंखों और चेहरे पर उलझन के आसार नहीं थे। ताहम रस्मी अलिक सलिक के बाद वो पूछे बिना ना रह सकी। वो देख आसिफ की तरफ रही थी लेकिन सवाल मुझसे कर रही थी। वकील साहब, इस खेल में मुझे क्या करना होगा? यही बताने और समझाने के लिए तो बेग साहब ने हमें अपने पास बुलाया है। आसिफ ही ने उसे जवाब भी दिया। अभी सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। बात ख़त्म करते ही वो सवाली नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने खनकार कर गला साफ किया और ठहरे हुए लहजे में कहा, कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ी एक्टिंग है, उम्दा और मंजी हुई अदाकारी। नादरा खातून, फ़ायज़ा या इमरान को एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो। सब कुछ नेचुरल वे पे होना चाहिए। ठीक है बेग साहब, वो ये के बाद दिगरे अस्बात में सर हिलाते हुए बोले। फिर बेगजुबान होकर कहा, हम आपकी हिदायत पर 100% अमल करेंगे। मैंने यमुना की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम अपने शौहर के साथ खुश हो? जी अल्लाह का शुक्र है, वो जल्दी से बोली। मैं इनके साथ खुश ना होती तो कब का ये घर छोड़कर अपने मेके जा चुकी होती। आसिफ मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखता है कि मैं इसके साथ जहन्नुम में भी सुखी रह सकती हूँ। बहुत खूब, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, लेकिन अब तुमने इसके बरअक्स ज़ाहिर करना है और अपनी सास को बार बार करवाना है कि तुम शोहर के साथ खुश नहीं हो और बाहालत मजबूरी ये रिश्ता निभा रही हो। इस खेल का आगाज़ एक दिन छोड़कर होगा, यानी परसों से। तुम लोगों की अदाकारी शुरू। कल दिन में नादरा बेगम मुझसे मिलने आएगी और मैं इसको क्या पट्टी पढ़ाता हूँ ये जानना तुम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। बस यूँ समझिए, परसों सुबह से तुम्हारी शूटिंग शुरू होगी। शेड्यूल कुछ इस तरह होगा। मैं सांस लेने के लिए मुतफिक हुआ, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, परसों सुबह ऑफिस जाने से पहले तुम अपनी बीवी से तल्ख कलामी करोगे। मैंने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, आवाज़ इतनी बुलंद होना चाहिए कि नादरा या फ़ायदा के कानों तक ज़रूर रसाई हासिल कर ले। तुम थोड़ी देर के बाद बुरा सा मुँह बनाकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाओगे। फिर मैंने यमुना की तरफ देखते हुए इजाफा किया, दिन भर तुम्हारा मूड ऑफ रहेगा। तुम किचन, वाशरूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, अलगर्ज जहाँ भी जाओगे तुम्हारे हाथ से कोई ना कोई शे खुद ब खुद गिरती रहेगी। इस तरह बाज़ बर्तन वगैरह टूटने से नुकसान भी हो सकता है, लेकिन किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटा मोटा नुकसान बर्दाश्त करना ही पड़ता है।
आप फिक्र न करें बेग साहब, आसिफ मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। यमुना और मैं बासानी ये कर लेंगे। इस बात के इम्कानात हैं कि तुम्हारी इस बेजारी और मूड की खराबी पर सास और नंद खामोश रहें। मैंने यमुना की आंखों में देखते हुए कहा, अगर वो खामोश रहें तो कम से कम 3 दिन तक यही कार्रवाई दोहराई जाएगी, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में। मसलन मैंने एक मुख्तसर से तौक़ुफ़ किया, फिर अपने मंसूबे की तफसील से उन्हें आगाह करते हुए कहा, मसलन पहले रोज़ जब आसिफ ऑफिस से वापस आएगा तो उसके पास गाड़ी नहीं होगी। वो गाड़ी को ऑफिस में किसी गैरेज में या अपने दोस्त के यहाँ खड़ी कर सकता है। गाड़ी के बगैर घर आना एक ऐसा वाक़या होगा कि घर का हर फर्द पूछेगा, गाड़ी कहाँ है? बिल्कुल, ये तो 100% है। आसिफ हाथ पर हाथ मारते हुए जोशीले लहजे में बोला, फिर पूछा, मैं इनके इस सवाल का क्या जवाब दूंगा? तुम बड़े बुझे हुए दिल और अफसरदा लहजे में उन्हें बताओगे कि सुबह आज ऑफिस जाते हुए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई। गाड़ी को मोटर मैकेनिक के पास छोड़ा है, 2-1 दिन में ठीक होकर आ जाएगी। मैंने आसिफ को उसका किरदार समझाने के बाद यमुना की तरफ देखा और कहा, उस रोज़ रात को भी तुम लोगों के बेडरूम में से इस नौयत के सिग्नल मिलते रहना चाहिए कि तुम दोनों में शदीद किस्म की अनबन हो गई है। आसिफ इस कदर टेंशन में है कि सुबह एक्सीडेंट कर बैठा, वरना आज तक इसका मामूली सा भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। वजह ये कि गाड़ी 2 दिन के लिए गैराज में पहुंच गई। नादरा और फायजा को भी यही तासुर मिलना चाहिए कि आसिफ तुम्हारी वजह से परेशान है। तुमने अपने शोहर का जीना हराम कर दिया है। अगले रोज़ सुबह आसिफ नाश्ते किए बगैर ऑफिस चला जाएगा और तुम सारा दिन अपने बेडरूम में पड़ी सोती रहोगी। खौर और नौश की मुख्तलिफ अशिया को पहले ही बेडरूम में पहुंचा देना ताकि बेचारे मेरे के साथ कोई जुल्म ना हो। मुमकिन है सास या नंद में से कोई तुम्हारी खैरियत पूछने आ जाए। अगर कोई बेडरूम में झांक कर नहीं देखता तो कोई बात नहीं, अगर कोई पूछता है तो तुम खराबी तबीयत का बहाना बना सकती हो, कमर या सर में दर्द बता सकती हो, वगैरह वगैरह। अगर खाने के लिए कहा जाए तो भूख नहीं है कहकर टाल सकती हो। मैं एक मरतबा फिर आसिफ की तरफ मुतवज्जा हुआ ठहरे हुए लहजे में कहा, यह प्रोसेस लगातार 3 दिन तक चलेगा, 1 आध दिन का इजाफा भी हो सकता है। इस काम को इस वक्त तक रोका नहीं जा सकता जब तक नादरा खातून खुलकर इस मामले में ना कूद जाएं। ये मरहला पहले दूसरे दिन भी आ सकता है और इस मकसद को हासिल करने के लिए 1 हफ्ता भी लग सकता है। और जब आसिफ की अम्मी इस मामले में बाकुल आपके कूद जाएं तो इस मौके पर मुझे क्या करना होगा? यमुना ने गहरी संजीदगी से कहा, इस मरहले पर तुम्हें अपने दिल का गुब्बार धोना होगा। मैंने मायने खेज अंदाज में कहा। वो उलझन ज़रा नज़र से मुझे देखने लगी। क्या मतलब बेग साहब? यमुना के सवाल का जवाब देने से पहले मैंने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, यार आसिफ, तुम किसी बात का बुरा नहीं मनाना। तुम्हारी अम्मी जान हम सब के लिए लायक एहतराम है, लेकिन ये सब कुछ उन्हीं की इस्लाह के लिए किया जा रहा है। फिर मैंने रोए सखून दोबारा यमुना की जानिब मोड़ और कहा, इस मौके पर तुम्हें इस तरह अपना दिल का गुब्बार निकालना है कि पूरे साल की कसर निकल जाए। तुमने गज़बनाक अंदाज में अपनी सास को आड़े हाथों लेना है, किसी बात की कोई परवाह नहीं करनी, चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर नादरा खातून को खरी खरी सुनाना है, चाहे पूरा मोहल्ला क्यों ना जमा हो जाए। तुम्हारा मौक़िफ़ यही होना चाहिए कि इस सारी ख़राबी की जड़ तुम्हारी सास है। वही अपने बेटे यानी आसिफ को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती है, जिसके नतीजे में आसिफ तुमसे झगड़ा करता है। तुम्हारी ज़िंदगी पिछले कुछ अरसे से जहन्नुम का नमूना बनकर रह गई है। आज फैसला होकर ही रहेगा कि इस घर में नादरा रहती है या मैं, वगैरह वगैरह। मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके यमुना की आंखों में देखा, फिर पूछा, तुम ऐसा कर लोगी ना? आसिफ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन चुप हो गया। यमुना ने कहा, मैं ऐसा कर तो लूँगी, लेकिन इससे क्या नतीजा बरामद होगा? नतीजा तुम्हारी तवक्को से भी बढ़कर बरामद होगा, मैंने ठोस लहजे में कहा। फिर आसिफ की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर आसिफ, तुमने आग के बाद चुप क्यों साध ली थी? कोई प्रॉब्लम? वो दरअसल बेग साहब, वो हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला, यमुना के साथ एक और मसला भी तो है ना? कैसा मसला? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यमुना उम्मीद से है, वो शर्माते हुए बोला, ये राज सिर्फ हम मियाँ बीवी के बीच है, हमने अभी तक किसी को बताया नहीं। समझिए कि ये मामला अभी इब्तदाई मराहिल में है। ये तो बड़ी खुशी की खबर है आसिफ, मैंने उसे घूरते हुए कहा। और तुम इसे मसला कह रहे हो? वो मैं ये कह रहा था कि यमुना की धुआंधार अदाकारी से कहीं हमारे आने वाले बच्चे पर कोई मुनफी असर तो नहीं पड़ेगा ना? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने पूरे तकीन से कहा। दरअसल माँ की हकीकी सोच बच्चे पर असर अंदाज होती है, जबकि यहाँ तो अव्वलो आखिर ड्रामा हो रहा है। यमुना को बाखूबी इस बात का एहसास होगा कि वो महज अदाकारी कर रही है, लिहाजा इसकी परफॉर्मेंस किसी भी तौर पर बच्चे को मुतासिर नहीं करेगी। थैंक यू बेग साहब, यमुना ने शुक्राना लहजे में कहा। आपने तसल्ली देकर तो हमारे जहन का बोझ हल्का कर दिया है। जहन का बोझ हल्का हो गया है, अब ज़रा हालात हाजरा की तरफ आते हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर आसिफ की तरफ मुतवज्जा हो गया। आसिफ,
उस रोज़ जब तुम ऑफिस से वापस आओगे तो घर को मैदानी जंग में बदला हुआ पाओगे। दोनों पार्टियां बड़े जोशो खरोश के साथ तुम्हें रिपोर्ट पेश करेंगी। एक तरफ तुम्हारी अम्मी दबाव डालेंगी कि बहू ने उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की है, लिहाजा तुम अपनी बीवी की ऐसी कम तैसी करके रख दो। दूसरी जानिब यमुना तुम्हारे बात को सुनने को तैयार नहीं होगी। इसका मौक़िफ़ ये होगा कि तुम्हारी अम्मी ने उसके साथ बड़ी ज़्यादती की है। इसी मौक़िफ़ पर डट कर वो तुमसे मुतालबा करेगी कि फ़ौरन उसके अब्बू को बुलाया जाए। वो अब इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकेगी। बस बहुत हो गई। तो क्या मुझे वाहिद अंकल को बुलाना होगा? आसिफ ने सवाली नज़र से मुझे देखा। बिल्कुल बुलाना होगा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। स्क्रिप्ट के मुताबिक अगर तुम नहीं बुलाओगे तो यमुना खुद फ़ोन करके अपने अब्बू को सूरत हाल से आगाह करेगी। वाहिद अंकल दौड़े दौड़े आएंगे और धुआंधार बहस व मुबाहिसे के बाद वो अपनी बेटी को साथ ले जाएंगे। ये सब तो होना है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ तरतीब के साथ। मैं एक मरतबा फिर थोड़ी देर के लिए थमा, एक गहरी सांस खारिज करने के बाद बारी बारी उन दोनों के चेहरों का जायज़ा लिया और वजाहत करते हुए कहा, हम वापस अपने सीन पर आते हैं। स्टोरी लाइन ये है कि यमुना उछल उछल कर मुहावरतन अपने अब्बू को बुलवाने का मुतालबा कर रही है, लेकिन तुम उसे बड़े आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम अभी तक तेश में नहीं आए। जाहिर है तुम्हारे ये शराफत भरा एतराज़ अमल नादरा खातून को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो अपनी कड़वी और नुकीली बातों से तुम्हें यमुना के खिलाफ गुस्सा दिलाने की तगोदो में लगी रहेगी और एक मौके पर तुम रेश हो जाओगे अदाकारी की हद तक। तुम यमुना को खरी खरी सुनाने के बाद कहोगे कि अगर उसे ज़्यादा ही मैके जाने का शौक़ है तो ख़ुद अपने अब्बू को फ़ोन करके बुलाए और फ़ौरन तुम्हारे घर से दफ़ा हो जाए। तुम्हारी ज़ुबान से इस किस्म के अल्फाज सुनकर नादरा खातून की कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। वो तुम्हें लायक फ़ाइक और काबिल बेटा तस्लीम कर लेगी, जिसने बीवी के मुकाबले में माँ का साथ देकर फरमाबरदारी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। मैंने थोड़ा वक्फा करके उन दोनों के चेहरों पर उभरने वाले तासुरात का जायज़ा लिया, फिर अपनी बात को इख्तितामी मोड़ की तरफ लाते हुए कहा, मैं अब्दुल वाहिद को अच्छी तरह समझा दूंगा कि इस मौके पर और उसके बाद इसे किस नौयत के किरदार अदा करना है और क्या हमारे साथ अब्बू भी इस ड्रामे में अदाकारी करेंगे। यमुना ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ना सिर्फ तुम्हारे अब्बू बल्कि आसिफ के अब्बू भी, मैंने इंकशाफ अंगेज़ लहजे में बताया। इस ड्रामे में सबका अपना अपना किरदार है जो उसे तयशुदा लोकेशन पर अदा करना है, बल्कि इस खेल में दो मेहमान अनजान अदाकार भी शामिल हैं जो किसी सीन में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन उनका जिक्र कई सीन्स में होता रहेगा। वो दोनों कौन हैं? यमुना ने इसरारी लहजे में सवाल किया। एक का नाम मिर्ज़ा मुजफ्फ़र बेग और दूसरे का नाम गोलू राम है, मैंने तजस्सुस भरे अंदाज में कहा। उन लोगों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। यमुना ने पूछा, आसिफ के अब्बू का क्या किरदार है भाई? मैं एक अदाकार का किरदार दूसरे को नहीं बता सकता, मैंने कंधे उचकाते हुए बड़ी बेनियाजी से कहा। तुम दोनों को तुम्हारे रोल समझा दिए। तुम्हारे बाद अब्दुल वाहिद की अदाकारी का नंबर है और उसके बाद खलील अहमद अदाकारी के कमालात दिखाएंगे। ये दोनों हजरात जो कुछ भी करेंगे आप लोगों के सामने आ जाएगा। वो मज़ीद 15 मिनट तक घुमा फिराकर मुख्तलिफ ज़ावियों से सवालात करते रहे। मैंने ऐसे जवाबात दिए जिनसे उनकी तसल्ली हो गई। फिर वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गए। मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर ख़ुद को मुखातिब करते हुए पूछा, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, आप किन चक्रों में पड़ गए हैं? मेरे अंदर ही से इस सवाल का जवाब भी उभर कर सामने आ गया। बेग साहब, कभी कभी ऐसे चक्रों में भी पड़ना चाहिए। अदालत के अंदर तो अपनी वकालत दिखाने का अक्सर मौका मिलता ही रहता है, कभी अदालत के बाहर भी तो जहन के घोड़ों को जहमत देना चाहिए। और अब तो ओखली में सर दे ही दिया है, मौसलों का क्या डर। बेग साहब, आपने नादरा बेगम से अपनी फ़ीस वसूल की है। इस घर के अमन सुकून को वापसी में लाने की जिम्मेदारी अब आप पर ही आयद होती है। मैंने सोच की नगरी से बाहर निकलकर खुद कलामी की। हाँ ये तो है, अब तो यह मामला निपटाना ही होगा। मैं अगर अपने क्लाइंट से तगड़ी फ़ीस लेता हूँ तो उसे हलाल भी करता हूँ। मैंने एक सियाह कागज़ के 4 टुकड़ों पर वाइट सफ़ेदे से मुख्तलिफ खाने बनाकर उनके अंदर हिंदी और उर्दू के मुख्तलिफ हरूफ और हिंसे भर दिए थे। मैं तावीज़ या बंदिश वगैरह बनाना तो नहीं जानता, लेकिन मुख्तलिफ नौइयत के तावीज़ गंडों, फलीतों और बंदिशों को देखने का मौका ज़रूर मिला है। लिहाजा मैंने अपनी याददाश्त के ज़ोर पर नादरा बेगम के लिए एक बंदिश तैयार कर ली थी। काले रंग का कागज़ इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ ये था कि नादरा खातून इसको कोई निहायत ही सख्त किस्म का काला जादू समझकर मुतमईन हो जाए, और वो कुछ हद से ज़्यादा ही मुतमईन हो गई थी। उस रोज़ वो अकेली ही मेरे दफ्तर पहुंची थी। रस्मी अलीक सलीक के बाद वो मतलब की बात पर आ गई और इसरारी लहजे में पूछा, बेग साहब, आपकी अपने कज़न से बात हो गई? हाँ बात हो गई और मुलाकात भी हो गई, मैंने उसकी बेताबी से महफूज होते हुए कहा। उन्होंने वो बंदिश तो आपको दे दी होगी? उसने पूछा। वो जो हिंदू आमिल गोलू राम ने हमारे लिए तैयार की है? जी बिल्कुल, मैंने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिलाई।
फिर अपनी मेज़ की दराज में से मस्कुराए बंदिश निकालकर उसके हवाले करते हुए कहा, ये ले आपकी अमानत आ गई। उस बद अकीदा पढ़ी लिखी जाहिल औरत ने निहायत ही अदब व एहतराम के साथ वो बंदिश वसूल की। फिर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं इसे खोलकर देख सकती हूँ? मैंने कतई अंदाज में कहा, हरगिज़ नहीं। ऐसी बात नहीं थी कि इस फजूल किस्म की तयशुदा कागज़ को खोलकर देखने पर कोई क़यामत बर्पा हो जाती। ये मैंने उसके यकीन को मज़ीद पुख्ता करने के लिए कहा था। आमले और कामले माहिरीन सिफलियात के यहाँ इस नौइयत के तावीज़ात को खोलकर देखने की ममानत होती है। नादिरा खातून की अंधी अकीदत को देखकर मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। काश इस आगबत नाअंदेश औरत ने इससे आधी संजीदगी और अकीदत के साथ भी अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के जज्बात और एहसासात को दयानतदारी से समझने की कोशिश बाअल्फाज दिगर ज़हमत की होती तो आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती, बहुत ही पुरसकून और खुशगवार। वो मुंतज़िर नज़र से मुझे देख रही थी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, गोलू राम ने बंदिश देते हुए मुजफ्फर बेग को ताकीद की थी कि किसी भी सूरत में इसे खोलकर नहीं देखना, वरना इसका असर ज़ायल हो जाएगा। वैसे आपकी मर्ज़ी है। नहीं नहीं, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मैं ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करूँगी, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। इसके आखिरी जुमले पर मैंने बड़े अफसोसनाक अंदाज में उसे देखा और दिल ही दिल में कहा, हाँ भाई, ये भी ठीक है, अगर तुम पागल नहीं हो तो फिर पता नहीं पागलों की क्वालिफिकेशन क्या होगी। फिर ज़ुबान से कहा, ज़ाहिर है आपको ऐसी गलती करना भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही नाजुक मामला है। गोलू राम ने तो मुजफ्फर बेग को एक और भी हिदायत की थी, मैंने जाते जाते एक और फुलझड़ी छोड़ दी थी। वो क्या? वो सनसनाते हुए लहजे में मुस्तफसिर हुई। मैंने गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए कहा, वो ये कि बंदिश वाले मामले को सबसे छुपा कर रखना है, किसी को इस राज की खबर नहीं होना चाहिए। गोलू राम ने नाम माँ वालदा के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाई की है, बस अब इस तावीज़ को किसी तरह यमुना के कमरे में छुपा कर रख देना है। गोलू राम का दावा है कि तावीज़ दबाने के बाद 10 दिन के अंदर काम बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में हो जाएगा। आप फिक्र न करें बेग साहब। वो सहमे हुए अंदाज में मुझे देखने लगी कि राज मेरे और फायजा के बीच ही रहेगा। मुझे तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैंने दो टोक अंदाज में कहा, इसमें मेरे नुकसान वाली कोई बात नहीं, गुनाह और सवाब सब आपके ज़िम्मे है, मैं ख्याल रखूँगी जी। वो बेहद संजीदगी से बोली, इस काम में नाकामी मुझे मंजूर नहीं। वो मस्जिद 15 मिनट तक मेरे पास बैठी रही, फिर रुखसत होने से पहले पूछा, बेग साहब मुझे दोबारा कब आना है? जैसे ही बंदिश कोई असर दिखाने लगे आप फ़ौरन मुझे इसकी रिपोर्ट देना। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। वो तहे दिल से बोली। थोड़ी देर बाद वो मुझे खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। अब्दुल वाहिद की उम्र 55 के करीब होगी। वो एक दराज कामत सेहतमंद शख्स था, रंगत सांवली और चेहरे पर दाढ़ी। वो सर पर एक मखसूस तर्ज की टोपी लगाता था। आसिफ उसे बुनियादी बातों से आगाह करने के बाद मेरे पास लाया था। मैंने खनकार कर गला साफ किया और निहायत ही मुख्तसर मगर जामा अल्फाज में यमुना और आसिफ के रोल को वाज़ा करने के बाद कहा, वाहिद साहब, जब यमुना की ससुराल में से यमुना या घर का कोई भी फ़र्द आपको फ़ोन करके आने के लिए कहे तो आप गुस्से में आग पगोला बनकर वहां पहुंचेंगे। यमुना रो रो कर आपको अपनी दास्तानें गम सुनाएगी, आपकी शफकत पदरी अंगड़ाई लेकर बेदार हो जाएगी और आप यमुना को अपने साथ लेकर आ जाएंगे। इस मरहल पर अगरचे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की तो आप किसी की नहीं सुनेंगे। बस आपकी एक ही रट होगी, इस जहन्नुमा घर में आपकी बेटी एक लम्हा भी नहीं रह सकती। फिर मैंने रुक कर आसिफ की तरफ देखा और कहा, और कोई रोके या ना रोके, लेकिन तुम ये कोशिश ज़रूर करोगे। वाहिद साहब तुम्हारी किसी बात पर ध्यान नहीं देंगे और तुम्हारा हाथ झटक कर अपनी बेटी को ले जाएंगे। इस मौके पर तुम्हारे चेहरे पर गम, गुस्सा, अफसोस और रंजीदगी के मिले जुले तासुरात होंगे, ठीक है? जी बेग साहब, बिल्कुल ठीक है, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं अब्दुल वाहिद की जानिब मुतवज्जा हो गया। वाहिद साहब, यमुना को अपने घर ले जाने के बाद आपको एक छोटी सी कुर्बानी देना होगी। कैसी कुर्बानी वकील साहब? उसने सवाली नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, यमुना को अभी 1-2 दिन आपके पास आए हुए होंगे कि आसिफ आपके घर के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। मैं? आसिफ ने हैरत भरे लहजे में मुझसे पूछा, हाँ तुम? मैंने ठोस लहजे में कहा और फिर वजाहत करते हुए बोला, जब वाहिद साहब अपनी बेटी को तुम्हारे घर से ले जाएंगे तो 1-आध घंटा तुम सदमे की सी कैफियत में बैठे रहोगे, फिर तुम पर झंझलाहट सवार होने लगेगी। यही झंझलाहट रफ्ता रफ्ता गुस्से में बदल जाएगी और तुम घर के अफराद पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दोगे और बड़े खुले अल्फाज में कहोगे कि यमुना के चले जाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। इस मौके पर तुम ये इंकशाफ भी करोगे कि यमुना के पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। ये इंकशाफ तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल देगा। मैं लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतफिक हुआ, फिर इजाफा करते हुए कहा, यमुना के घर चक्कर लगाने का रास्ता वो तुम्हारे बच्चे की माँ होगी, लिहाजा अगले दिन से जब तुम इससे मिलने वाहिद साहब के घर का रुख करोगे तो किसी को ना तो हैरत होगी और ना ही कोई मायूब लगेगा।
मैंने दोबारा रोए सखुन वाहिद की जानिब मोड़ा और कहा, वाहिद साहब, मैंने थोड़ी देर पहले किसी कुर्बानी का जिक्र किया था। जी जी। उसने इस बात में गर्दन हिलाई, लेकिन आपने कुर्बानी की वजाहत नहीं की थी। इस कुर्बानी की वजाहत यह है कि मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जब आसिफ को आपके घर चक्कर लगाते 2-3 दिन हो जाएं तो आप अपने घर के करीब ही कोई छोटा मोटा फ्लैट किराए पर लेकर इन दोनों के रहने सहने का बंदोबस्त कर देंगे। आसिफ घर में अपने वालिद साहब को ये बताकर आएगा कि वो घर छोड़कर जा रहा है, वो अपनी बीवी के साथ कहीं अलग थलग रहेगा, वगैरह वगैरह। अब वाहिद साहब इस मौके पर अपनी बेटी और दामाद को हर किस्म की माली, अखलाकी और माशरती मदद देंगे। आप बिल्कुल फिक्र न करें वकील साहब। वो बड़े शौक़ और जज्बे के साथ बोला, ये सब कुछ एक नेकी के जज्बे के तहत किया जा रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ नादरा बहन की इस्लाह है। इस काम की तकमील के लिए अगर अदाकारी के साथ साथ मुझे लाख 2 लाख खर्च भी करना पड़े तो परवाह नहीं है। अगर नादरा बहन सुधर जाएगी तो वो घर मेरी बेटी के लिए जन्नत बन जाएगा। मैं यमुना की खुशी के लिए हर नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, लाख 2 लाख की तो कोई बात ही नहीं है। तो बस ठीक है फिर, मैंने हतमिल लहजे में कहा। समझी कि ये काम तो हो गया। आसिफ जैसे ही घर छोड़ेगा खलील अहमद का किरदार शुरू हो जाएगा। अब्बू की एंट्री सबसे आखिर में? आसिफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। आखिर वो क्या करेंगे? भाई उनका रोल सबसे ज़्यादा अहम है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो इस ड्रामे का वाइंड अप करेंगे। नादरा खातून ने मुझे बताया था कि तुम लोग जिस घर में रह रहे हो वो खलील अहमद के नाम है। हाँ, घर तो अब्बू ही के नाम है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन उसने सवाल नज़र मुझे देखते हुए कहा और जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने ज़रा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन के बारे में मैं इस वक्त बताऊंगा जब तुम अपने अब्बू को साथ लेकर मेरे पास पहुंचोगे। उसके बाद आसिफ ने कोई सवाल नहीं किया। इतने दिनों में वो मेरे मिजाज और स्टाइल को अच्छी तरह समझ गया था। मैंने मज़ीद चंद हिदायत देने के बाद रुखसत कर दिया। अगले रोज़ खलील अहमद अपने बेटे के साथ मेरे पास आया। रस्मी अलीक सलीक के बाद मैंने खलील अहमद को अपनी अब तक की कारगुजारी और मुख्तलिफ किरदारों के रोल्स के बारे में बताया। फिर कहा, खलील साहब, आपकी एंट्री इस खेल में उस वक्त होगी जब आसिफ घर छोड़कर यमुना के साथ रहने चला जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या होगा? उसने सवाल नज़र से मुझे देखा। अदाकारी, मैंने जवाब दिया, बहुत मंजी हुई अदाकारी। ज़रा वजाहत करें वकील साहब, उसने मतामलाना अंदाज में पूछा। खलील अहमद की उम्र 60 के करीब थी। वो रिटायर्ड बैंकर था। मुतनासिब बदन, कद पुख्ता और चेहरे पर हल्की सी स्याह दाढ़ी के बालों की स्याही हेयर कलर की रहीने मिन्नत थी। वो अपनी वजह कतर, रख रखाव, चेहरे के तासुरात और बातचीत से एक माकूल और शरीफ नफ्स इंसान लगता था। मैंने उसकी उलझन के जवाब में कहा, खलील साहब, आप इस मकान के मालिक हैं जहाँ पर सारा फितना फैला हुआ है। जैसे आसिफ घर छोड़कर जाएगा आप एक अजीमुशान हंगामा बर्पा करेंगे। आपकी तनकीद, लान तान और गुस्से का निशाना सिर्फ और सिर्फ नादरा खातून होंगी। जाहिर है वो आपकी तल्ख और तर्श बातों के जवाब में बहुत उछले कूदेंगी, क्योंकि आप अमूमी ज़िंदगी में इस किस्म के रवैये का मुजाहरा नहीं करते। वो आपकी तरफ से ऐसे जारहाना और बहादुराना इक़दाम की हरगिज़ तवक्को नहीं रखती होंगी। लिहाजा इस मौके पर वो जो भी कर ले कम है। आपको क्या करना है? मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, आपको ये करना है कि एक मजबूत और ताकतवर मर्द की तरह तहकमाना अंदाज में घर के अफराद के सामने अपने इस फैसले का ऐलान करना है, मैं इस घर को फ़रोख्त कर रहा हूँ, आप लोग अपने रिहाइश का बंदोबस्त कर लें। बंदोबस्त कर लें? नादरा बेगम पूछेगी, हम क्या बंदोबस्त करें? तुम जहाँ कहीं भी जाकर रहोगे हम तीनों भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। नहीं, आप कतई अंदाज में कहेंगे, नादरा बेगम, तुम्हारी मेहरबानियाँ बहुत हो चुकी, किसी शे की कोई हद भी होती है। मेरा फ़ैसला भी सूरत बदलने वाला नहीं है। मैं इस घर की फ़रोख्त करके सीधा उम्रे के लिए जाऊँगा और फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। सारी ज़िंदगी अल्लाह के घर के करवो जवार में कहीं गुजार दूँगा। मेरी आरज़ू है कि मुझे मौत भी वहीं आए। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपकी बात सुनकर नादरा खातून बौखला जाएंगी। उसका मुतवक्का रद्द अमल ये होगा कि आप ज़रूर जाएं उम्रे पर। यह तो बड़ी सादत की बात है, लेकिन इस फरीज़े से फारिग होने के बाद आप वापस घर आएंगे? हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपने मौक़िफ़ पर डटे रहोगे। ना तो मैं वापस आऊँगा और ना ही कोई मुझे इस घर को फ़रोख्त करने से रोक सकता है। इस घर की फ़रोख्त से जो रकम मिलेगी मैं इससे कुछ तो उम्रे के लिए अपने पास रख लूँगा और बाकी ज़रूरतमंदों में बांट दूँगा, लेकिन तुम तीनों को एक पाई नहीं मिलेगी। हमारा क्या होगा? नादरा बेहद सहमे हुए लहजे में कह सकती है। आसिफ के घर छोड़ने से आमदनी का ज़रिया जाता रहा। मैं तो यही सोच कर हलकान हो रही थी कि अब घर के खर्चे का क्या होगा, और अब तो आप
हमारे सर के ऊपर से छत भी छीन रहे हैं। हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? इमरान तो अभी पढ़ रहा है। ये सारी बातें तो आसिफ और यमुना की झगड़ा करने से पहले सोचना चाहिए थी। आप चटानी लहजे में कहेंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आसिफ और यमुना चले गए, मैं भी जा रहा हूँ। अब जानो आप और आपका फसादी जहन। इस मौके पर नादरा खातून मुख्तलिफ हेलो बहानों से आपके और रोकने और फैसले बदलने के लिए कहेगी, लेकिन उसकी किसी भी पेशकश के नतीजे में आपको टस से मस नहीं होना। हर मार्च पर नाकामी का मुंह देखने के बाद वो बॉल को आपके कोर्ट में फेंक देगी और यही वक्त होगा एक ताकतवर सुपर शॉट खेलने का। उसने चौंक कर सवाल नजर मुझे देखा। मैंने कहा, नादरा पूछेगी, आप ही बताएं क्या चाहते हैं? वो कौन सी राह है जिसके ज़रिए आप घर ना बेचने और हमें छोड़कर ना जाने के लिए तैयार हो सकते हैं? आप कहेंगे बस एक ही राह है। कौन सी? नादरा पूछेगी। इस मरहले पर आपकी अदाकारी का इम्तिहान होगा। बड़े नबे तुले अल्फाज में आप नादरा से कहेंगे, वो ये रहा है कि आसिफ और यमुना अमन अमान से इस घर में वापस आ जाएं और सब लोग इंसानों की तरह प्यार और मोहब्बत से हंसी खुशी रहने लगें। मैं इस घर को आसिफ और यमुना के नाम कर दूंगा। ये उन दोनों की मुश्तरका प्रॉपर्टी बन जाएगी। जब तुम लोग इस काम के लिए तैयार हो जाओगे और आसिफ यमुना को लेकर यहाँ आ जाएगा, तो फिर मैं बड़े इत्मीनान के साथ उम्रे के लिए रवाना हो जाऊँगा और वापस भी आऊँगा, क्योंकि वापस आकर ही तो मुझे इस मकान को आसिफ और यमुना के नाम मुंतकिल करना है। वेल डन। खलील अहमद ने सताइशी नज़र से मुझे देखा। वकील साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं। क्या मतलब? मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा, मतलब ये कि वो वजाहत करते हुए बोला, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि आप कोई स्क्रिप्ट डिज़ाइनर हैं, कोई ज़बरदस्त स्टोरी राइटर। आपने जिस अंदाज में हमारे घर के मसले को हल करने के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम होगी। मैंने अपने और अपने मंसूबे की तारीफ पर खलील अहमद का शुक्रिया अदा किया। वो बाप बेटा मज़ीद थोड़ी देर मेरे पास बैठे के बाद रुखसत हो गए। आइंदा 10-15 दिन बाद यके बाद दिगरे इन तमाम किरदारों के फ़ोन मेरे पास आते रहे। मैंने नादरा खातून समेत सभी को ये ताकीद कर दी थी कि वो मेरे दफ्तर आने की कोशिश ना करें। उनकी अदाकारी से अच्छे बुरे जो भी नताइज बरामद होंगे वो मुझे फ़ोन पर बताते रहें, और वो यही काम कर रहे थे। इस खेल के नताइज मेरी तवक्कात से कहीं बढ़कर थे। यही सबब था कि ठीक 16वें दिन आसिफ ने मुझे फ़ोन किया, बेग साहब सब निमट गया, सब निमट गया। क्या मतलब? मैंने पूछा। आपके स्क्रिप्ट ने जादू की तरह असर दिखाया है, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं यमुना के साथ वापस घर आ चुका हूँ और अम्मी भी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ठीक हो गई हैं? मैंने उसी के अल्फाज दोहराए, यानी वो सुधर गई हैं? जी हाँ, मेरा यही मतलब है। वो जल्दी से बोला, भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने तहे दिल से कहा। फिर पूछा, मिठाई कब आ रही है? जब आपका हुक्म हो। वो जल्दी से बोला, अच्छा तो अब मिठाई के लिए भी मुझे ही हुक्म देना होगा। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, तुम्हें खुद कोई एहसास नहीं है? सॉरी बेग साहब। वो मादरत आमेज़ लहजे में बोला, मैं रवा रवी में बोल गया था। मैंने यमुना के साथ खुद आपकी खिदमत में हाजिर होकर मिठाई पेश करूँगा। यमुना कैसी है? मैंने पूछा। बहुत खुश है, उसने बताया। वो इस कामयाबी का जिम्मेदार आपको ठहरा रही है। आपके बनाए हुए प्लान ने न सिर्फ ये कि हमारे घर को टूटने से बचा लिया, बल्कि इस घर की रौनकें भी वापस आ गई हैं। सबसे ज़्यादा अहम बात तो यह है कि अम्मी का रवैया यमुना के साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मैंने उनके अंदर बहुत ही नुमाया और मुस्बत तब्दीली महसूस की है। बेशक ये प्लान मेरा ही था, मैं ही इस ड्रामे का राइटर डायरेक्टर था, लेकिन आप लोगों ने मेरे स्क्रिप्ट के मुताबिक अदाकारी करके इस खेल में जान डाल दी थी। ख़ुसूसन यमुना की परफॉर्मेंस लाजवाब रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेग साहब। वो तायदी अंदाज में बोला, यमुना इस खेल का मरकज़ी किरदार थी। अगर उसके परफॉर्मेंस में ज़रा सी भी ऊंच नीच हो जाती तो बना बनाया काम बिगड़ कर रह जाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग कर पाएगी। मुझे उसके किरदार पर फ़ख्र है। दरअसल यमुना का किरदार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और दोनों ही हिस्सों में उसने बड़ी जान मारकर अपने किरदार को निभाया है। अगर तुम्हें उस पर फ़ख्र है तो ये उसका हक भी बनता है। अब ऐसी मिसाली बीवी बहुत कम देखने को मिलती हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसे साथ देने वाली शरीक सफ़र मिली है। मुझे आपकी बात से खुलकर इत्तेफाक है। वो असबात में ज़ुबान हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, बेग साहब आपने यमुना के किरदार को 2 हिस्सों में बांट दिया, ज़रा उसकी वजाहत करेंगे? मेरा जहन उलझ रहा है। देखो भाई, मैंने बड़ी रसान से उसे समझाने की कोशिश की। तुम दोनों की शादी को साल सवा साल हुआ है और मेरी एंट्री बामुश्किल 20-22 दिन पहले की है। आप लोगों की ज़िंदगी में मेरी आमद के बाद जो कुछ भी पेश आया वो यमुना की परफॉर्मेंस का दूसरा हिस्सा है, जिसमें यकीनन उसने अपनी लाजवाब अदाकारी से इस खेल को कामयाब बनाया है। उसकी परफॉर्मेंस का पहला हिस्सा 1 साल के अरसे पर मुहित है, जब मैं आप लोगों के हालात में दाखिल नहीं हुआ था। उस हिस्से में यमुना ने कौन सी अदाकारी की थी? आसिफ ने चौंके हुए लहजे में पूछा। एक मिसाली बहू की अदाकारी। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, यमुना के लिए नादरा खातून ने जिस किस्म के हालात पैदा कर दिए थे
اس کی جگہ اور کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ لڑ جھگڑ کر کب کا تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ واقعی بیگ صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ یمنا نے بڑی ہمت، جرات اور ثابت قدمی سے نامساعد حالات کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے اور مزید اتفاق پیدا کرے۔ میں نے دعائیہ انداز میں کہا، اس قدر اہم شریک سفر کا بہت خیال رکھنا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد تم لوگ 2 سے 3 ہونے والے ہو، اور ہاں، کون سی بات بیگ صاحب؟ وہ میرا بیان مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ میں نے گھمگیر انداز میں کہا، نادر خاتون کو کبھی کسی بھی مرحلے پر یہ راز معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی اصلاح اور سدھار کے لیے ہم نے ایک سنسنی خیز ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ مطمئن ہو جائیں، اس سلسلے میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ 2-4 مزید باتوں کے بعد ہمارے درمیان قائم ٹیلی فونک گفتگو کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔